क्या हथियारों के पीछे भी एक स्पिरिचुअल एनर्जी थी? हमारे तलवार को आज भी राजस्थान भवानी कहते हैं। अभी तक हम ये मानते हैं कि यदि तलवार को उसकी म्यान से बाहर नहीं निकालना चाहिए, और यदि म्यान से बाहर निकालिए उसमें ब्लड लगना चाहिए। आज भी ये मन? आज भी, अभी भी जो पुराने लोग हैं वो बाकायदा अपना अंगूठा, हमारी बारिश कम होती है तो हमारे किसी कवि से पूछा गया तो उन्होंने कहा जब बादल हमारे ऊपर से निकलते हैं ना तो उनको थोड़ी शर्म आ जाती है। इस धरती ने खून पी रखा है, पानी तो क्या ही पिलाया जाए इसको। आप मानते हो कि फिल्मों की दुनिया ने राजस्थान की हिस्ट्री को अच्छे तरीके से दर्शाया है? नहीं, राजस्थान की हिस्ट्री का जो सच है ना वो उन महलों के बाहर था, उन युद्धों के मैदानों के अंदर था। वाह। महाराणा प्रताप का एक बैटल है, सुल्तान खान नाम का एक मुगल कमांडर है जो मेवाड़ के अंदर है। ज्यादातर कमांडर्स का ये कहना था कि वहाँ ज्यादा सेना थी उसकी, इसलिए वहां पर अटैक नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप का था कि वहीं किया जाना चाहिए। पूरी मुगल सेना उड़ा दी गई थी। बैटल ऑफ दिवेर के बाद मुगलों की हिम्मत नहीं हुई दोबारा उधर मेवाड़ की तरफ जाने की। राजस्थान की हिस्ट्री में उतनी महिलाओं की बहादुरी के किस्से मिलते हैं खूब सारे। राज सिंह सेकंड के टाइम में मराठों का एक हमला है, छोटी सी जगह पर थी कोसीथल। वहां के जो कमांडर थे उनकी उम्र 5 साल, उसकी मम्मी शासन संभाल रही है। वो महिला खुद युद्ध लड़ने के लिए जाती है। शाम को जब घायलों को उठा रहे थे तो उन घायलों में एक महिला मिलती है, खून निकलने से उसके बाल पूरे गीले हो गए। राणा राज सिंह रोने लग गया था। उसने कहा तुम्हारे जैसी महिलाएं जब तक जिंदा है ना, मेवाड़ का कोई बाल भी वहां का नहीं कर सकता। जय भवानी दोस्तों, एक और ज़बरदस्त हिस्ट्री एपिसोड आ चुका है। मेरी एक छोटी सी बात सुन लो। इस एपिसोड के साथ हमारी शुरुआत होगी एक नए फेज़ की। दिल में भारत और भारतीय हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, क्योंकि हमारे देश भारत के लिए बहुत ज़्यादा पैशन है। और इस वजह से आज से टीआरएस का नया अवतार है, स्किल हाउस ब्रिंग्स यू टीआरएस। स्किल हाउस पर हमारी ये इंटेंशन है कि जितने भी भारतीय हमारे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं वो दुनिया के लिए तैयार हो जाए। वी क्रिएट ग्लोबल इंडियंस। उस पर्सपेक्टिव से बहुत सारे क्लासेस अपलोड करे हमने स्किल हाउस पर, क्योंकि भारत को और आगे लेके जाना है। इसी वजह से हम हिस्ट्री एपिसोड्स क्रिएट कर रहे हैं। राजपूत हिस्ट्री का ये हमारा टीआरएस का पहला एपिसोड है, वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। राजवीर सर ने आग लगा दी इस स्टूडियो में। यूल एंजॉय द एपिसोड, बहुत इंस्पिरेशन लेकर जाओगे। बट एज ऑलवेज मेरा मानना है कि अगर आप हिस्ट्री के बारे में कुछ सीख रहे हो तो प्लीज़ एक प्रैक्टिकल नज़रिए से हिस्ट्री को समझो और खुद के लाइफ में ये सारे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज अप्लाई करो। एंजॉय द एपिसोड, राजपूत हिस्ट्री स्पेशल ऑन TRS. This is Skill House brings you the Ranveer Show with Rajveer sir. पूरा देश आज राजस्थान के इतिहास के बारे में सीखेगा। राजवीर भैया, आपका स्वागत है TRS पर। थैंक यू। कैसे हो? ठीक हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरे मुताबिक उस वजह से मैं मराठा हूँ, इसलिए मैं शुरुआत करूँगा जय भवानी से। एग्जैक्टली वही राजस्थान के अंदर है, जय भवानी राजस्थान के अंदर भी है। ओके, जय भवानी से शुरुआत करें। बाकायदा जय भवानी। जय भवानी। ओके, कुछ कहना चाहोगे आप इस एपिसोड के शुरुआत में? क्योंकि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद। जितना मुझे आता है मैं सब कुछ बता दूंगा आज आपको। ओके। क्योंकि जैसे इंडिया की हिस्ट्री है ना, जितने अटैक में वो वेस्ट से हुए, जब भारत पे वेस्ट पे अटैक होंगे तो फ्रंट लाइन ही राजस्थान है, इसलिए राजस्थान ही लड़ेगा, राजस्थान ही रोकेगा उनको शुरुआत के अंदर। तो इसलिए राजस्थान की हिस्ट्री जहाँ जहाँ आपको पिन करवानी वहाँ पिन कर लेंगे अपने, सब जगह होगी। इस पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले आपने अंग्रेज़ों के बारे में बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी, वो फिर से दोहराई है। हाँ, कि जब अंग्रेजों का टाइम था तब इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड था, एक ब्रिटिश इंडिया और एक प्रिंसली इंडिया। एक वह है जहाँ पर अंग्रेजों ने डायरेक्ट रूल कर लिया था, और एक वह है जहाँ पर अंग्रेजों का रूल नहीं था, उन राजाओं के साथ उनकी ट्रीटीज थी। हम राजस्थान वाले उसमें आते थे, इसलिए वहाँ हमारे अंग्रेजों का प्रभाव ही नहीं आया, न कोई ज़्यादा इंग्लिश इन्फ्लुएंस आया, ना कोई अंग्रेजों का दूसरा प्रभाव आया। इवन हम 1947 में इंडिया में मर्ज किए गए। तो इसलिए आप कभी नहीं सुनते कि गांधी जी ने जयपुर में जाके कोई आंदोलन किया हो, वो सब ब्रिटिश इंडिया की बात है, हम उससे बाहर हुआ करते थे, इसलिए नेशनल एंथम में नाम नहीं आता। 1911 में जब नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर रच रहे थे उसमें ब्रिटिश इंडिया का पूरा वर्णन कर रहे हैं उसमें,
हम नहीं उसमें। फिर भी राजपूत भारत की पहचान है। सॉरी कहकर अगला सवाल पूछूंगा, पर आप मानते हो कि फिल्मों की दुनिया ने राजस्थान की हिस्ट्री को अच्छे तरीके से दर्शाया है या बुरे तरीके से या इनएक्यूरेट तरीके से? नहीं, फिल्मों ने राजस्थान को सही तरीके से नहीं दर्शाया। फिल्मों वालों को राजस्थान में कुछ अलग ही दिखा है। उनको जैसा राजस्थान दिखाना चाहिए था वैसा वो दिखाई नहीं पाए। जैसे कि वो पद्मावती दिखा रहे हैं, ना कि वो रतन सिंह की बहादुरी या सांगा कुंभा और प्रतापपुर मूवी बना रहे हैं। वो संयोगिता जैसी कहानियां लेके आते हैं पृथ्वीराज के साथ में, जिनका इतिहास में कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने जो मिथ थे ना हिस्ट्री के, वो जोड़े हैं राजस्थान की हिस्ट्री के साथ में। राजस्थान की हिस्ट्री का जो सच है ना, वो महल के अंदर नहीं था, उन महलों के बाहर था, उन युद्धों के मैदानों के अंदर था। जबकि उन्होंने केवल राजाओं को उन महलों तक सीमित करके वैसे दिखाना शुरू कर दिया। वाह, हिस्ट्री मैदानों में थी। वाह। पोरस भी राजपूत थे? वो जो पुराने वंश है उनमें एग्जैक्टली वो राजपूत टर्म नहीं मिलती अपने को। ओके। वो क्षत्रिय बताए गए हैं। ओके, है ना। उन किताबों में राजपुत्र वर्ड जरूर मिलता है। ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट में जो क्षत्रिय थे, जिनको उन किताबों में राजपुत्र कहा गया है, लेटर ऑन वो भाषा धीरे धीरे बदलती बदलती राजपुत्र करते करते राजपूत आ गई। तो बाद के टाइम में हमें राजपूत शब्द मिलता है, पहले वो शब्द वैसा नहीं मिलता हमें। ओके। मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा, स्पेशली जो लोग मेरे एज के हैं, दुनिया भर की बात करो, ग्लोबल सिटीजन्स, इतिहास में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, वर्ल्ड हिस्ट्री में। और एक अजीब वजह है जिसकी वजह से इंटरेस्ट बढ़ा है। वो अजीब वजह है वीडियो गेम्स। असैसिन्स क्रीड, घोस्ट ऑफ सुशीमा जैसे वीडियो गेम्स में ना आप समझ रहे हो कि यार उस समय में दुनिया ऐसी थी। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा पृथ्वीराज चौहान से। मान लो उनके एरा पे एक वीडियो गेम बनी, आप उस वीडियो गेम की दुनिया को पहले डिस्क्राइब कीजिए। पृथ्वीराज चौहान एग्जैक्टली अजमेर के राजा हैं। उनके जो पूर्वज थे उनसे पहले वो लंबे टाइम से वहां अजमेर में राज करते आ रहे थे। पृथ्वीराज चौहान से ठीक पहले विग्राज चतुर्थ, जो उनके ताऊ एक राजा हुए थे, उनसे थोड़े साल पहले उन्होंने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था। दिल्ली तब तोमरों के पास हुआ करती थी। फॉरेन अटैक्स बहुत बढ़ गए थे और विग्राज फोर्थ को ये लगता था कि ये दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे, इससे अच्छा है यदि दिल्ली बचानी तो मैं इस पर आके बैठ जाता हूँ यहाँ पर। जो ताऊ है विग्राज चतुर्थ, मैं कभी सोचता हूँ कि मैं कभी उन पर मूवी बनाऊंगा। ओके। तो विग्राज चतुर्थ जो है, उन्होंने अशोक का नाम सुना? अशोक का एक इंस्क्रिप्शन हरियाणा में एक जगह से मिलता है, टोपरा नाम की जगह से, जिसको बाद में फिरोज तुगलक उखाड़ के दिल्ली ले गया था। उस टोपरा वाला पिलर है, पिलर पर ऊपर अशोक का इंस्क्रिप्शन है, नीचे उस पर विग्राज चतुर्थ ने अपना इंस्क्रिप्शन लगवाया है। विग्राज उसके अंदर ये घोषणा करता है कि मैंने मल्लेच्छों को मारकर अटक नदी के पार भगा दिया है। पाकिस्तान में अटक नदी है, अटक नदी के पार भगा दिया है। और मैं चाहता हूं कि मेरे जो आगे डिसेंडेंट होंगे, मेरे जो सक्सेसर होंगे, वे मल्लेच्छों को अटक नदी पार ना करने दें। मल्लेच्छो मतलब जो हमारे वैदिक आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते, उनको उस समय मल्लेच्छ कहा जाता था। उन लोगों ने उस रूप में उसका वर्णन किया। उधर से जो भी आते हैं वो हमारे धर्म को नहीं मानते, हमारे कल्चर को फॉलो नहीं करते, इसलिए उनको इस साइड में नहीं आने दिया जाए। और भारत की बाउंड्री तब वो लोग मानते थे अटक नदी। पाकिस्तान में एक नदी है अटक, इंडस है, इंडस जब नीचे उतरती है तो उसमें एक ट्रिब्यूटरी आके मिलती है, उस ट्रिब्यूटरी का नाम है अटक। उसी विग्राज चतुर्थ ने हमारे अजमेर में, जो उसकी राजधानी थी, वहाँ पर एक संस्कृत स्कूल बनवाई थी, सरस्वती कंठाभरण नाम करके, जिसको आजकल लोग अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहते हैं। वो जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है वो एक संस्कृत स्कूल थी, माता सरस्वती का मंदिर था। बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर कब्जा किया था, तब उस मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई। तो मैं चाहता हूँ कि आप संस्कृत की उन्नति देख रहे हो विग्राज चतुर्थ के शासनकाल में, आप युद्धों की पूरी श्रृंखला देख रहे हो कि वो किस प्रकार से भारत को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार से लड़ रहा है। इनके बारे में ज़्यादा बातें क्यों नहीं होती? मैं जो अभी पॉडकास्ट से पहले मैंने कही थी, इसको रीजनल हिस्ट्री कह के बंद कर दिया जाता है। भारत में हिस्ट्री का मतलब दिल्ली हो गया। दिल्ली के आसपास में जो कुछ हुआ था उसको भारत में हिस्ट्री मान लिया गया। वो ये नहीं जानते कि दिल्ली से पहले राजधानी अजमेर थी इस नॉर्थ इंडिया की। दिल्ली के तोमर जाके अजमेर वालों को टैक्स जमा करवा रहे थे। तो जब आप दिल्ली सेंट्रिक हिस्ट्री लिखोगे तो फिर उसके अंदर आप फिर दिल्ली के राजाओं का वर्णन नहीं करोगे। जबकि लास्ट में तो दिल्ली में तो कुछ राजा ऐसे हुए हैं जिनकी दिल्ली से पालम तक चलती थी कि बॉम्बे क्रॉस नहीं हो उससे पहले बॉम्बे के राजा की खत्म हो जाए।
इतनी चलती थी उनकी, उसके बावजूद हिस्ट्री में उन राजाओं को पढ़ाया जाता है। विग्राज चतुर जैसे बड़े बड़े राजाओं का नामो निशान तक नहीं आता, हाँ वही। जबकि वो हिस्टोरिकली, कल्चरल, ब्रेवरी, जितने मामलों में आप देख सकते हो उन सब मामलों के अंदर आते हैं। विग्रहराज चतुर्थ की इतनी बातें नहीं होती, होपफुली होने लगेंगी आज के बाद। पर फिर पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप जी की बातें क्यों होती है? मैं उसका रीजन बताता हूँ। टाइमलाइन सेट करते हैं। चौहान अपने पीक पर हैं, विग्राज दिल्ली पर कब्जा कर गए। विग्राज तो अजमेर बैठ के दिल्ली कंट्रोल कर रहे थे, पृथ्वीराज तो दिल्ली आ गया, दिल्ली को कंट्रोल करना शुरू कर दिया पृथ्वीराज के टाइम तक आते आते। उधर से टर्क अटैक हो रहे हैं, टर्क दिल्ली पर कब्जा करना चाहते हैं। पृथ्वीराज से उनकी लड़ाई होती है 1191 में, त्राइन का पहला युद्ध। पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को हराते हैं। मोहम्मद गोरी का जो वहाँ का सेनापति था काजी जियाउद्दीन, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसे काफ़ी दिन यहाँ पे रख के फिर छोड़ा जाता है। अगला जो बैटल है 1192 में, सेकंड बैटल ऑफ टेरिन, उसमें पृथ्वीराज हार जाता है। गोरी दिल्ली पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है। भारत की हिस्ट्री चेंज हो रही है, तो जहाँ पर वो चेंज होगी ना, जहाँ पे फॉल्ट आएंगे ना, वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें बातें की जाएगी। इसलिए पृथ्वीराज बात की गई कि पृथ्वीराज के टाइम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ था, क्योंकि उसके बाद में भारत की हिस्ट्री चेंज हो रही है। उसके बाद में पहली बार भारत में जो टर्क थे वो दिल्ली आ रहे हैं, उससे पहले तक दिल्ली नहीं आ पाए थे वो, इसलिए पृथ्वीराज की ज़्यादा बातें हुई। महाराणा प्रताप की अधिक बातें होने की रीज़न ये है कि उन दिनों में जब अकबर लगभग भारत को अपने पक्ष में करता जा रहा था, उस समय कोई एक आदमी खड़ा होके और ये कहे कि ना, मैं किसी भी प्रकार से तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो ब्रेवरी तो अलग दिखती है ना। महाराणा प्रताप अलग कैरेक्टर है बहुत। कैसे बनते थे राजा? पहले पिता राजा है, वो मरेगा तो उसका बेटा राजा बनेगा, वो मरेगा तो उसका बेटा राजा बनेगा, यही तो था मोनार्की सिस्टम, यही। तभी हम डेमोक्रेसी लाए। एक ही परिवार के पास पावर नहीं भाई, जनता के पास में जन चाहिए, ऐसा ही तो कुछ है। महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे वो है महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप को राजा ही नहीं बना के गए, वो अपने एक दूसरे बेटे को राजा बना के जाते हैं, जगमाल। लेकिन मेवाड़ की जनता ने बगावत की है। महाराणा प्रताप उस मोनार्की के एज में, उस राजतंत्रों के काल में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश कर रहे थे। वो सबसे बड़े बेटे नहीं थे? नहीं थे, तो सबसे बड़े थे पर उनको नहीं बनाया गया। ओ, पर क्यों नहीं? पहले राजाओं में, ये आप दोष मानिए या उस समय का सामाजिक नियम मानिए, एक राजा के अधिक रानियां होती थी, एक से अधिक रानियां होती थी। फिर जिस रानी का इन्फ्लुएंस राजा पे ज्यादा होता था, उसके बेटे के राजा बनने की संभावना अधिक हो जाती थी। कालांतर में ये बड़ा नुकसानदायक रहा। हालांकि शुरुआत में अधिक शादियां करने के पीछे लॉजिक ये था कि राजा के अधिक शादियां होंगी तो अधिक बच्चे होंगे, तो अपने लोगों के पास में पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम रहेगा, कंट्रोल में रहेंगे, सेना बड़ी होगी, अपनी सेना को संभालने वाले लोग होंगे। पर धीरे धीरे उसके बाद में साइड इफेक्ट भी देखने को मिले, उसमें एक वो भी था। टाइमलाइन की शुरुआत से पहले मैं चाहूँगा कि आप या तो कोई श्लोक सुनाइए या कुछ भी कह दीजिए, या किसी देवता को याद कीजिए। श्लोक का तो मैं तो राजस्थानी का स्टूडेंट हूँ, बेसिकली हमारा राजस्थान की जो लैंग्वेज है वो राजस्थानी है। तो हमने सबसे अधिक याद किया धरती को, और हमने कहा भाई इससे बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ी देवी ये है। तो हमारे सूर्यमल मिशन बहुत बड़े एक स्कॉलर हुए, उन्होंने बहुत अच्छी एक लाइन कही कि इला न देनी आपणी हालरियो हुल राय, कोई पूत सिखाना पालना न मरण बढ़ाई माए। कि एक माँ अपने बच्चे को जब झूला झुलाती है ना बचपन में, तब भी राजस्थान में सिखाती थी कि तू मर जाना पर धरती किसी को मत दे देना, धरती माँ है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गोदपि गृहसि, कि माँ और मातृभूमि से बढ़कर कोई नहीं होता है। तो राजस्थान के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी बारिश कम होती है, ऑब्वियसली बात है, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी भारत बारिश कम लेता है, तो हमने उसको भी इंजॉय किया कि कम होती तो होती है। तो हमारे किसी कवि से पूछा गया कि भाई इतनी कम बारिश क्यों होती है, तो उन्होंने कहा जब बादल हमारे ऊपर से निकलते हैं ना, तो उनको थोड़ी शर्म आ जाती है कि इस धरती ने खून पी रखा है, पानी तो क्या ही पिलाया जाए इसको। पानी रोकाई प्यावणवा रगत पियोड़ी रज, शंका मन में समझान घण नहीं बरसे गज। कि मन में ये शंका कर लेते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर बरसते नहीं है। तो राजस्थान तो रक्त भूमि है जी। जय भवानी। जय भवानी। कैसा लग रहा है एपिसोड अब तक का? फ्लो तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई वुड लाइक फॉर यू गाइज टू कॉमेंट, कम्युनिकेट विद अस, बताओ कि ये एपिसोड में अच्छा क्या लग रहा है। वील ब्रिंग यू मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ एपिसोड। हिस्ट्री मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। एवरीथिंग वी डू इज़ फॉर भारत। उसी वजह से जो क्लासेस स्किल है उस पर अपलोड करें, गो चेक इट आउट।
एटलीस्ट हमारे क्लासेस के लिस्ट को स्कैन कर लो, यू विल अंडरस्टैंड कि क्या वैल्यू आपके लाइफ में ऐड हो रहा है. बहुत बजट फ्रेंडली क्लासेस हमने अपलोड करे हैं. लॉट्स टू लर्न. सॉफ्ट स्किल्स रेवोल्यूशन इज जस्ट बिगिनिंग. बट नाउ बैक टू द राजपूत रेवोल्यूशन. आगे बढ़ते हैं. अब टाइमलाइन की शुरुआत कहाँ से करें? टाइमलाइन की राजस्थान में तो बहुत पुराना जाता है राजस्थान की हिस्ट्री, यदि टाइमलाइन से शुरू की जाए तो. जैसे रामायण और महाभारत में राजस्थान के वर्णन है. नॉर्मली ये माना जाता है कि भगवान राम ने जब समुद्र से रास्ता मांगा था लंका जाने के लिए और समुद्र ने मना कर दिया था कि रास्ता नहीं दिया जाएगा, राम जी 3 दिन तक वहाँ पर बैठे रहे. तब समुद्र डरा जब उन्होंने अपना बाण चढ़ाया और उसने कहा मैं रास्ता दे दूंगा, आप बाण मत चढ़ाइए. पर ऐसा कहते हैं जब वो बाण चढ़ चुका तो उसको कहाँ छोड़ा जाए, तो फिर वो राजस्थान की तरफ छोड़ा गया, ऐसा मानते हैं. और कहते हैं पहले हमारे यहाँ समुद्र था और उस बाण की वजह से वो समुद्र सूख गया. ऐसा रामायण के साथ हमारे राजस्थान की हिस्ट्री जुड़ जाती है. हिस्टोरिकल एविडेंस सीधे सीधे आपको नहीं मिल सकते, पर जैसलमेर में अब खूब सारे ऐसी चीज़ें मिलती है ज़मीन के अंदर जिससे पता चलता है धरती बहुत पुरानी थी और यहाँ पर समुद्र तो था, कि जो चीज़ें समुद्र के पास में होती है वहाँ पर है. इवन महाभारत में ऐसे उल्लेख मिलेंगे राजस्थान के आपको कि अर्जुन के जो बेटे थे अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह के अंदर फंस गए थे, उनकी शादी राजस्थान हुई थी. जयपुर के पास में एक जगह पर थी विराटनगर, वहाँ के राजा थे विराट, उनकी राजकुमारी उत्तरा के साथ में अभिमन्यु की शादी होती है, जिनके बेटे बाद में महाराज परीक्षित हस्तिनापुर के सम्राट बनते हैं. इवन पांडवों का जो अज्ञातवास है वो विराटनगर के अंदर ही बीता था. तो पुरानी टाइमलाइन तो हमारी बहुत पुरानी जाती है. पर उसके अभी तक हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है. भारत में ये भी दिक्कत है कि अभी तक हम रामायण और महाभारत को प्रूव नहीं कर पाए, कि खूब सारे लोग ये मान लेते हैं कि तो कहानियाँ हैं, ये हिस्ट्री नहीं है. और जब तक वो हिस्ट्री प्रूव नहीं हो सकती तब तक इसको आप जोड़ भी नहीं सकते. राजस्थान में एक सेंटर पड़ता है हमारे कालीबंगा. तो जैसा हड़प्पा था, जैसा मोहनजोदड़ो था, ठीक उसी टाइम हमारे कालीबंगा था. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो हमारी टाइमलाइन शुरू हो जाती है, एग्जैक्टली शुरू हो जाती है. ओके. हम वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं. इवन पैलियोलिथिक एरा जिसको हम कहते हैं, पाषाण काल जिसको बोलते हैं हम, जब पत्थरों से मनुष्य अपने हथियार से शिकार किया करता था, स्टोन एज. हाँ, स्टोन एज जिसको हम कहते हैं, उस टाइम का हमारे राजस्थान में एक भीलवाड़ा में बहुत अच्छा सेंटर है, बागोर नाम का एक सेंटर मिलता है. हमारे बालोतरा जिले में एक सेंटर मिलता है तिलवाड़ा. हमारे एक डिडवाना नाम करके एक जगह मिलती है. लूनी नदी जो थी, लूनी नदी के आसपास की खूब सारी इस प्रकार की चीज़ें मिलती है. पर कालीबंगा के बाद में थोड़ा और ज़्यादा विस्तार से मिलता है. हमारे एक सिविलाइजेशन भी कालीबंगा से थोड़ी सी बाद की, आहड़, उसी टाइम के आसपास की सिविलाइजेशन. आहड़ उदयपुर के ठीक पास में आहड़ नाम का एक गाँव है. उन लोगों का ग्रीक और रोमन के साथ में ट्रेड था, क्योंकि ग्रीक और रोमन चीज़ें मिली है वहाँ से. इवन अफगानिस्तान में लेपिस लाजुली होती है ना, लाजवर्थ जिसको कहते हैं, नीले रंग का एक पत्थर होता है, पड़ा होगा आपके पास, लेपिस लाजुली के बगल. हाँ, ये लेपिस लाजुली. तो ये हमारे आहड़ से मिली है, ये अफगानिस्तान की है. और अफगानिस्तान से यदि आहड़ आई है तो वाया ट्रेड ही आई है, दूसरा कोई तरीका नहीं होगा, या कोई कल्चरल ऐसा एक्सचेंज रहा होगा उनके बीच में. अच्छा, उसका रीज़न ये भी था कि मैंने बताया गुजरात जाते थे, अफगानिस्तान से गुजरात जाओगे तो उस रूट के अंदर आहड़ आएगा. तो आहड़ एक बड़ा सेंटर रहा था हमारे. पर जिस राजस्थान को अब हम जानते हैं, बेसिकली राजाओं वाली हिस्ट्री को जब हम उसको जानते हैं, उसका जब यूँ मोटा मोटा हम शुरू करते हैं, तब वो हमारी टाइमलाइन जो बाद में डायनेस्टीज रही उनके हिसाब से सेट होती है. जैसे हमारे सबसे बड़ी डायनेस्टी या रिच डायनेस्टी जिसको हम कहते हैं, मेवाड़, महाराणा प्रताप वाला जो गुहिल डायनेस्टी थी. गुहिल डायनेस्टी को यदि आप हिस्ट्री में सबसे अच्छा सोर्स माने जाते हैं इंस्क्रिप्शन, जो पत्थरों पर लिखवा के गए थे वो सच्चा है. किताबें हो सकती है बाद में लिखी गई हो, किसी ने उनमें हेरफेर कर दिया हो, पर पत्थर पे लिखा हुआ नहीं तो आप उसमें हेरफेर किया जा सकता है. और उसने उसी टाइम लिखवाया जब वो था. तो 646 का 646 ईस्वी का उदयपुर के पास में गांव है सामोली. उस सामोली गांव से एक इंस्क्रिप्शन मिलता है शिलादित्य नाम के राजा का. वो राजा अपने से पहले के 4 राजाओं के जिक्र और करता है, गुहिल, भोज, महेंद्र, नाग और शिलादित्य का नाम आता है. यदि उस टाइमलाइन में हम पीछे जाते हैं, मोटा मोटा मानते हैं एक राजा का टाइम 20 साल होता है. यदि हम 20-20 साल पीछे जाते हैं, जो गुहिल का जो टाइम है वो 566 आता है. इसका मतलब 6th सेंचुरी के अंदर राजस्थान के अंदर एक राजा राज कर रहा है, गुहिल नाम का राजा राज कर रहा है. मेवाड़ के अंदर गुहिल नाम का एक राजा राज कर रहा है. तो गुहिल वालों की टाइमलाइन 5th सेंचुरी तक तो चली गई, 6th सेंचुरी तक तो चली गई. गोहिल जी सबसे पुराने राजा हैं, नॉन जो राजा है उसमें. और उसी गोहिल के नाम पर उस डायनेस्टी का नाम गुहिलोथ
गोहिलोत पड़ा। फिर एक गांव हुआ सिसोदा, उस सिसोदा गांव से गोहिलों तो एक ब्रांच निकली सिसोदिया, तो महाराणा प्रताप ये सब सिसोदिया गोहिलूत थे, तो गोहिल से वहां से वो टाइम लग जाते। हमारे एक वेस्ट राजस्थान में एक किंगडम रहा राठौड़ डायनेस्टी रही। राठौड़ों का इतिहास तो और पुराना चला जाता कि जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है वो 3rd BC के हैं, उनमें रठिक का उल्लेख आता है। वही आपके साउथ इंडिया में राष्ट्रकूट है, बाद में कर्नाटक महाराष्ट्र में उन राष्ट्रकूटों के नाम पर महाराष्ट्र है। राष्ट्रकूटों का महान राज्य महाराष्ट्र, राष्ट्रकूटों का राज्य सौराष्ट्र, राष्ट्रकूटों का राठ, जिसको बाद में गुजरात में लाट बोलने लग गए थे, वही बाद में राजस्थान की तरफ मुंह करके राठौड़ हुए। राष्ट्रकूट बोलते बोलते वो नाम राठौड़ हुआ है। बहुत पुरानी हिस्ट्री चली जाती है। हमारे जैसलमेर में भाटी हुए तो भगवान कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। भाटियों को भी आप देखोगे तो बहुत पुराना BC के अंदर चली जाएगी उनकी हिस्ट्री। राजा गज हुए थे, उन्होंने गजनी बसाई थी। अफगानिस्तान वाला जो गजनी है वो राजा गज का बसाया हुआ राजा गज भाटी है। इसे मतलब मोहम्मद ऑफ गजनी। हाँ, वो गजनी का इसलिए उसका नाम है महमूद, वो गजनी का इसलिए गजनवी। ओके। जो दिल्ली का होता है वो दहलवी, तो जो गजनी का है वो गजनवी, जो गोर का है वो गोरी। ये गांव के नाम है, खिलजी, गोर, गजनवी, ये सब गांव के नाम। ये ज्योग्राफिकली कहाँ है? अफगानिस्तान। यानी कि राजपूताना वहां तक फैला था। पहले तो हिंदू कल्चर थी, आप इसको तो आर्य कल्चर बोलो ना, आर्यंस थे वो सारे, आर्यंस कल्चर वहां तक फैली हुई थी। राजपूत कल्चर, मैं कहता हूँ राजपूत शब्द बाद में देखने को मिलता है, वो राजपूतों के फोरफादर रहे होंगे, उनके पहले एंसेस्टर रहे होंगे, तब तक ये शब्द एग्जैक्टली वैसे नहीं मिलता है। क्योंकि पुरानी जब किताबें देखते हैं ना, तो जैसे कालिदास जी ने एक बुक लिखी मालविका अग्निमित्र नाम के राजा पर, मालविका उसकी प्रेमिका, उसके ऊपर एक बाण भट्ट वे जिन्होंने 2 किताबें लिखी थी, हर्षचरित और कदम्बरी। एक आपके धर्मपाल नाम का राजा हो, उसका खालिमपुर में एक दान पत्र मिला है। हमारे आबू से एक तेजपाल नाम के राजा का अभिलेख मिला है। चाणक्य के अर्थशास्त्र जो है उनसे में राजपुत्र शब्द है, राजपूत नहीं है। वो राजपुत, राजा का पुत्र, राजपुत्र, वो राजपुत्र करते करते बहुत बाद में जाके वो राजपूत नाम आने लगा। तब तक आप उसको आर्यंस कल्चर कहिए, आर्य कल्चर कहिए, क्षत्रिय परंपरा कहिए उसको, पर है वही, पीछे वहीं जाके जुड़ जाएगी वो सारी की सारी चीजें। हमें ना इस पे जेनेटिक स्टडीज करनी चाहिए, क्योंकि आपने पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले भी एक चीज़ कही थी, महाराष्ट्र के बारे में आप बात करें, भोसले सरनेम के बारे में कुछ कहा था। हाँ, शिवाजी जो महाराज, छत्रपति महाराज शिवाजी थे, वो ऐसा कहते हैं कि उनका जो ओरिजिन है वो मेवाड़ से, कि मेवाड़ में हमारे एक राजा हुए थे अजय सिंह, यानी कि उनके परिवार का। हाँ, और अजय सिंह हुए थे, अजय सिंह के बेटे थे सज्जन सिंह यहाँ महाराष्ट्र आ गए थे अपने पिता से नाराज होके। और सज्जन सिंह के बाद में दिलीप सिंह के सिंह हुए, सिंह के भैरव सिंह हुए। भैरव सिंह का एक पेट नेम भोंसले बताया जाता है। उनके बाद में आगे शिवाजी वाली फैमिली है, उनकी 19वीं लीनेज पे आके एक्जैक्टली शिवाजी है वहाँ से। तो वो चीज़ें, जैसे मैं इसमें तो और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, आपके महाराष्ट्र में तुलजा भवानी के मंदिर मिलेंगे। जी। हमारे चित्तौड़ में तुलजा भवानी के मंदिर है, तो या तो मेवाड़ में या महाराष्ट्र में, तो इसका मतलब आपस में दोनों कहीं ना कहीं एक थे, तभी वो इस प्रकार की चीज़ें मिलती है। लिंकेज तो है, लिंकेज है, मतलब आज भी मराठा और राजपूतों के बीच बहुत लिंकेज है। हाँ, जब राजपूत मराठा से मिलते हैं तो कुछ फील होता है पैरेलल, वो एक कहीं दोनों मार्शल कौम रही तो वो आता ही होगा, वो चीज़ें तो आती है। देवी भक्ति, हाँ, देवी भक्ति, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, वो जो वॉरियर स्पिरिट वाली चीज़ थी, ऑब्वियसली बात है। वो भारत में जहाँ जहाँ जिन के अंदर है, उन सब के साथ ही वो आपस में फ्रीक्वेंसी तो मैच करती है, वाइब तो मिलती है। कहीं किसी प्रकार के 2 लोग होंगे तो, अभी आपने शुरुआत में कहा कि मारवाड़ियों की और गुजरातियों की मिलती है, तो क्या है वो ट्रेड वाला ही तो है, कि दोनों के अंदर वो ट्रेड वाली चीज़ आ जाती है। मैं मानता हूँ कि भारत में अक्सर हमारे जो सरनेम होते हैं, लास्ट नेम्स, उसमें काफ़ी सारे रहस्य छिपे रहते हैं और हमें पता ही नहीं रहता, क्योंकि कोई हमें ये बताता नहीं। ये मुझे पॉडकास्ट के थ्रू ही पता चला। जहाँ से आपके पूर्वज आए उसके बारे में बहुत कुछ पता चल जा सकता है आपके सरनेम की वजह से। जिस तरह की उपासना आपको सूट करेगी वो भी पता चल जाता है कभी कभी आपके सरनेम से। इवन राठौड़ों की जो कुल देवी मानी जाती है वो नागणीची माता है।
और हमारे जो रेफरेंस है वो ये बताते हैं कि हमारे एक राजा हुए धूहड़, और वो धूहड़ जो है वो नागणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर गए थे। मतलब महाराष्ट्र का नीचे वाला ऐसा, कर्नाटक का ऊपर वाला ऐसा, ये राष्ट्रकूटों का राज्य था। अब यदि वो कुलदेवी की मूर्ति यहाँ से लेके जा रहे थे तो इसका मतलब तब तक उनको ये पता था ना वहाँ से आए हैं, उस बात को भी जानते थे कि हमारा ओरिजिन वहाँ पर है, हमारे नाम इसलिए ये राठौड़ है, इसलिए ये बना हुआ है। इवन बहुत बाद में हमारे जिन्होंने जोधपुर बसाया था, जोधा, उनकी एक डॉक्टर विधि श्रृंगार कंवर, उसकी मेवाड़ में शादी होती है। वो एक वहाँ पर बावड़ी बनवाती, बावड़ी समझते हैं आप, स्टेप वेल, ऐसा कुआं जिसमें नीचे उतरने के लिए स्टेयर्स बनी हुई है। तो उसमें वो लिखवाती है कि मेरे पिता का नाम जोधा है और वो राष्ट्रवर्य है। तो राष्ट्रकूट, राष्ट्रवर्य एक ही तो चीज़ है। तो खूब सारी चीज़ें आपको पता चलती है कि आप कहाँ के हो, कहाँ के नहीं हो सरनेम से। अगर हम टाइमलाइन को आगे लेकर जाएं तो हमारा पहला स्टेशन कौन सा होना चाहिए आपके मुताबिक? अब राजस्थान में एग्जैक्टली तो पहला स्टेशन इसलिए नहीं आ सकता कि मैंने कहा कि सब अलग अलग किंगडम है, अलग अलग किंगडम है तो सबके स्टेशन भी अलग अलग आएंगे। फिर मेवाड़ वालों की स्ट्रीम अलग प्रकार की चीज़ें होंगी, मारवाड़ वालों की अलग होगी। पर अगर अलग किंगडम है तो हम इसे राजपूत हिस्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सारे जो रूलर थे वो राजपूत थे। लिंकेज क्या था आपस में? सब में वैवाहिक संबंध है, शादी भी आपस के अंदर उनके अंदर हो रहे थे। ओके, कल्चर? हाँ, कल्चर सेम, सबकी सेम कल्चर थी, भाषा सेम थी सब, पर वो अलग अलग किंगडम थे। युद्ध होते थे? युद्ध बाकायदा, सब में युद्ध हुए उनमें आपस में, सब में युद्ध हुआ? हाँ, आपस में युद्ध। इवन शादी हो रखी उसके बावजूद युद्ध हुए। क्यों? युद्ध का तो मोटा मोटा कारण साम्राज्य का विस्तार, एम्पायर एक्सपांशन, मैं मेरे राज्य को बढ़ाना चाहूँगा, उसमें फिर शादी बैरियर नहीं है। दोनों चीज़ें हैं। कई बार कोई लंबे टाइम तक युद्ध चला है, उसके बाद में जब शांति आई है तो भी शादियाँ की आपस के अंदर, कि पुराने वाले को भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। कई बार ये भी है कि शादियाँ हो रखी है उसके बावजूद युद्ध कर लिया उन लोगों ने। बहुत सरल सा सवाल है, ठीक है, पर गहरा सवाल भी है कि कोई राज्य युद्ध में जीतता क्यों था? मिलिट्री पावर या डिप्लोमेसी? दोनों को ब्रेक डाउन कीजिए राजपूत लेंस से। मिलिट्री पावर मतलब क्या, डिप्लोमेसी मतलब क्या? जिसके पास ज़्यादा सेना होगी, जिसके पास ज़्यादा आर्मी होगी, उसके जीतने के चांस रहेंगे। या सेना भले थोड़ी कम है लेकिन बहुत बहादुर है लड़ने वाले लोग, इसलिए भी आप जीतेंगे, है ना। बहुत ऐसे युद्धों के एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि वो लोग कम थे उसके बावजूद उन्होंने सामने वाले को हरा दिया था। जैसे बैटल ऑफ हल्दी घाटी है, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के पास में 3000 फौजी है, अकबर के पास में 5000 है, लगभग डबल है। उसके बावजूद महाराणा प्रताप उस युद्ध को जीत जाते हैं। तो ये वो साफ साफ दिखता है कि डिप्लोमेसी मतलब, जैसे ये मेवाड़ वालों ने और आपके मराठों ने भी बाद में उसको बहुत अपनाया कि ज्योग्राफी का फ़ायदा उठाया उन्होंने। उनकी ज्योग्राफी में पहाड़ है, माउंटेन्स है, इसलिए दुश्मन को अंदर खींच के लाओ, पहाड़ों की तरफ लाओ। और जब वो पहाड़ों में आएगा तब बड़े रास्ते नहीं है, चौड़े रास्ते नहीं है, बहुत नैरो रास्ते हैं, तब जैसे अंदर घुसेंगे तब मारेंगे। तो डिप्लोमेसी है ना, कि उनको अंदर लाया जाए, पूरा जितना खींच सकते हैं उतना अंदर खींचा जाए। अच्छा, अंदर खींचा जाए और खींचने के बाद जैसे ही वो अंदर आ जाए उसकी पीछे से सप्लाई बंद की जाए। ऐसे महाराणा प्रताप ने जब मुगलों से 25 साल लड़ाई लड़ी है, लगभग 1572 के अंदर वो राजा बने हैं और 1597 में उनकी मृत्यु है। और उसमें शुरुआत के लगभग 15 साल युद्ध है। उसमें उन्होंने मेवाड़ के प्लेन एरिया के अंदर जितनी जनता रहती थी उसको भी पूरे को माउंटेन एरिया में शिफ्ट कर दिया, हिल एरिया में शिफ्ट कर दिया, कि पब्लिक भी प्लेन में नहीं रहेगी। कारण यदि पब्लिक प्लेन के अंदर रहेगी तो वहाँ पे अनाज उत्पादन करेगी, कुछ ना कुछ उगाएगी तो मुगलों को खाने के लिए मिल जाएगा। खाने के लिए कुछ ही नहीं होना चाहिए इनके पास, तो कैसे लड़ेंगे? तो इसका मतलब सप्लाई कहीं दूसरी जगह से मंगवानी पड़ेगी। तो फिर मुगल अजमेर से अपनी सप्लाई मंगवाते, अजमेर सप्लाई आएगी तो बीच में लूटेंगे। तो लड़ाई को, ये डिप्लोमेसी पूरी तरीके से लड़ाई को बहुत कठिन बना दें। आप राजस्थान कभी जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो फोर्ट्स बने हुए बहुत ऊंचे हैं, बहुत पहाड़ों पर बनाए गए, उनके रास्ते बहुत आपको यूं वैसे मिलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड रास्ते मिलेंगे। उनकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची दीवारें टाइप की मिलेगी। ये इसीलिए था, इवन चारों तरफ ट्रेंच खाइयाँ बनवाते उनके चारों तरफ, उनमें पानी भरवा के रखते कि दुश्मन डायरेक्ट सीधा सीधा अटैक ना कर दे आप पर। डिप्लोमेसी ये भी है कि आपको लगता है कि भाई इसको अपना दोस्त बनाना है तो आप उसे शादी ब्याह के माध्यम से या और किसी माध्यम से भी उनको आप अपना दोस्त बना के रखते हैं। जानवरों का प्रयोग होता था युद्ध में घोड़े के अलावा? हाथी,
हाथी राजस्थान के युद्धों में बड़ी मुख्य भूमिका निभाई है, जबकि हाथी की वजह से बहुत सारे युद्धों में नुकसान झेलने पड़े। राजा पोरस हाथी पर बैठ के लड़ रहा था। हाथी के साथ क्या दिक्कत होगी, हाथी दूर से दिखता है, और राजा जब हाथी पर बैठता तो पूरा यूं मुकुट वुकुट पहन के बैठता, इसलिए दुश्मन सैनिकों को दूर से दिखता था राजा है। जैसे बैटल ऑफ खानवा में बाबर ने अपने 2000 की पूरी सैनिक टुकड़ी लगाई थी कि सारा का सारा अटैक सांगा पे किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि यदि राजा के कुछ भी हो गया तो बाकी जो आर्मी वो पीछे हट जाएगी। उसको लगा यार राजा ही चला गया, अब लड़के क्या करें। राजा पोरस, राजा दाहिर, राजा आनंदपाल, राजा सांगा, ये सब के सब हाथी पर बैठ के लड़ रहे थे। तो हाथी, और हाथियों के तो हमारे वैसे बड़े किस्से हैं जोरदार, कि हाथी का एक यूज और होता था कि अब किसी किले के अंदर घुसना है तो किले का गेट बड़ा मजबूत है। आप कभी राजस्थान किलों के गेट देखना, उनके आगे लोहे की कीड़े लगी हुई है, आयरन सूल लगी हुई है बहुत। अब उसको कैसे तोड़ोगे, गेट है, गेट के आगे एकदम वो लोहा लगा हुआ उसके, अब उसको कैसे तोड़ोगे। तो हाथियों को शराब पिलाते थे और फिर उस हाथी को नशे में करके दूर से भगा के लाते, वो टकरे मारता, क्योंकि यूं तो उसके लगेगी बेचारे के, तो वो टकरे कैसे मारेगा आपके। और हमारा तो एग्जाम्पल बड़े जोरदार है। सांगा ने गुजरात में अहमदनगर पर आक्रमण किया था, और जो हाथी था उसने एक टक्कर मारी गेट के, अहमदनगर के किले के गेट पे, दूसरी टक्कर मारने से मना कर दिया उसने, लगी होगी बेचारे के हाथी के, तो वो आए नहीं। तो सांगा की सेना में एक सैनिक है कान्हा सिंह चौहान। कान्हा सिंह चौहान उसके आगे खड़ा हो जाता है, गेट के आगे, कि मेरी छाती पर लाई, मैं गेट के आगे खड़ा हूँ, हाथी मेरी छाती पर मारेगा आके, तो कहा तुम मर जाएगा। उसने एक मरेगा, गेट तो तोड़ेंगे, और गेट तोड़ के अंदर घुसे, अहमदनगर पे कब्जा किया उन लोगों ने। ऐसा कैसा कभी आप सर्च करना, कभी बैटल ऑफ उंटाला, उदयपुर के पास में एक जगह पड़ती है उंटाला नाम करके। महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह जिन दिनों में राज कर रहे थे, तो जहांगीर का हमला होता है। जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर इधर राजा बन गया था, तो उस उंटाला के किले पे कब्जा करना था, और मेवाड़ की 2 टुकड़ियां उस पर कब्जा करने के लिए जाती है, और वो गेट नहीं टूट रहा होता है। तो बल्लू सक्तावत था, बल्लू सक्तावत उसी प्रकार से आगे खड़ा हुआ था, और हाथी की टकरें उसकी छाती पर मारी गई थी, वो झूल जाता उस किलों के अंदर, पर हाथी से गेट तोड़वा देते। तो हाथी का बड़ा जोरदार प्रयोग किया था। ऊंटों का, ऊंटों का भी होता था, पर ऊंटों का फिर भी था युद्धों में देखने को नहीं मिलता, पर हाथियों का खूब मिलता। हाथी इवन सेकंड बैटल ऑफ टेरिन में पृथ्वीराज चौहान के हारने का एक बड़ा कारण हाथी है, कि मोहम्मद गोरी ने अचानक रात को अटैक कर दिया था, कि उठे ही नहीं थे वो, सुबह का ही टाइम था, अभी तो सेना तैयार ही नहीं हुई थी। अपने वैसे था कि भाई सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद कर देंगे, सूर्योदय से युद्ध शुरू करेंगे, सनसेट और सनराइज वाला पूरा ध्यान रखते। पर गोरी अचानक सुबह सुबह अंधेरे में अटैक कर देता है। तो अंधेरे में अटैक किया, तो वो हाथियों के जब तीर लगने लगे तो हाथी भागे हैं इधर उधर, तो सेना उनके नीचे आई है। उनके वो समझ में नहीं आया कि भाई अब क्या होना है क्या नहीं होना। और कोई जानवर होते थे, बैल होता है, बुल। तो हमारे कई कहानियां उस प्रकार की मिलती है कि भाई एक राजा है, वो कहीं सेना लेके बैठा है दूर, और दूसरे वाले की सेना कम पड़ रही है, तो अब बैल जो होता है, बैल के ऊपर यहाँ पे मसाले बांधते, मसाल समझ गए, टॉर्च लैंप एक प्रकार से, वो बांधते, 2 सिंग, दोनों सिंगों पे 2-2 ऊंचे ऊंचे बांध दिए, ताकि दूर से सेना आए तो सामने वाले को यूँ लगे कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जबकि वो बहुत सारे लोग नहीं, कुछ ही लोग हुआ करते थे, सामने वाली सेना को पीछे धकेलने में कामयाब रहे। तो बैलों का खूब साइकोलॉजिकल बैलों का प्रयोग किया है, घोड़ों का किया, हाथियों किया है, ऊंट भी है बहुत बाद में जाके, कैमल कॉप्स हमारे बनने लग गए थे। इवन हमारे बीकानेर में एक, अभी लास्ट में आज़ादी से ठीक पहले, इंडिपेंडेंस से ठीक पहले एक राजा हुए थे, महाराजा गंगा सिंह। तो अंग्रेजों की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए गए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए गए थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो कैमल कॉप्स लेके गए थे। टर्की के अंदर जो सेना उतरी थी वो बीकानेर कैमल कॉप्स थी। क्यों, पर एक ऊंट का क्या रोल रहता है? रेगिस्तान के अंदर आप दूसरे पशु का कैसे प्रयोग कर पाओगे? जब डेजर्ट है पूरा, तो उस मिट्टी के अंदर तो ऊंट ही चल सकता है। तो उनकी बहुत जल्दी समझ में आ गई थी बातें, तो उन्होंने बनाई ये सेना वैसे। तो ऊंट हुआ करते थे। ओके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे दोनों पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप फिर से लौट आ रहे हैं हमारे कॉन्वर्सेशन में। इस वजह से मैं इन 2 कैरेक्टर्स को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करना चाहूँगा। एटलीस्ट इनकी टाइमलाइन हम हाईलाइट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आप पिक करो, आपको किससे शुरुआत करनी है? पहले पृथ्वीराज चौहान पे करते। ओके। उधर से टार्क अटैक कर रहे थे, ट्रकों को अटैक करते हुए लंबा समय बीत गया था, पर वो दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। कितना समय? और गुजरात भी नहीं आ पा रहे थे। आप देख लो, उनको अटैक करते हुए 500 बरस हो गए थे। 500 साल से अटैक कर रहे थे। 712 ईस्वी में
मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा किया था। वो फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक है जो अरब द्वारा किया गया था। अरब थे वो, अरब। उसके बाद अगले 480 साल तक वो लोग दिल्ली पर कब्जा करने के लिए जूझते रहे, लेकिन वो दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाए क्योंकि बीच में राजस्थान पड़ जाता था। 480 ईयर्स। आप यदि उस समय की हिस्ट्री उठा के देखोगे तो उसमें यूँ लगेगा कि कितने कितने हमारे राजस्थान के राजा हुए जो अलग अलग लोगों से लड़ते रहे। पृथ्वीराज चौहान से पहले वाली जो ब्रांचेज हैं उसमें खूब सारे, क्या आपको लगेगा कि गोविंद थर्ड नाम का राजा है जिसने गुजरात वालों के साथ मिलके महमूद गजनवी का रास्ता रोक लिया था। उसमें आपको मिलेगा कि विगराज सेकंड नाम का राजा है कोई जो किसी इब्राहिम से लड़ा है, कोई दुर्लभ राज है जो किसी साहबुद्दीन से लड़ा है, कोई पृथ्वीराज है जो बगुली शाह से लड़ा है, अजय राज है जो गर्जन मातंगों से लड़ा है, बाद में अर्णोराज है। अर्णोराज ने हमारे अजमेर के ठीक पास में तुर्कों को इतना बुरा युद्ध हराया था कि पूरी धरती लाल कर दी थी। इसलिए उस धरती को बाद में उस मिट्टी को ऊपर से उखाड़ कर वहाँ पे एक लेक बनाएगी, आना सागर। अब अजमेर जाओगे तो आज ही पास में आना सागर लेक है, तो लेक आना सागर अर्णोराज के नाम पर है। तो वहाँ पर युद्ध हुआ था, तो किसी बैटलफील्ड के अंदर लेक बनी बाद में, तो वो आना सागर है। उसके बाद विगराज चतुर्थ, जैसा हम पहले बात कर रहे थे, विगराज चतुर्थ है जिसने खुसरो शाह को हराया था और अटक नदी के पार भगाया था। तो बड़ा यूँ लंबा चौड़ा है। पृथ्वीराज सेकंड है बाद में, वो लड़ता है अरबों के साथ में, तो तुर्कों के साथ में, सॉरी। पृथ्वीराज के टाइम में एक तुर्क वापस आया, वो है मोहम्मद गोरी। वापस आया मतलब बीच में थोड़ा सा कोई बड़ा अटैक नहीं हो रहा है, एक बड़ा अटैक गोरी के टाइम में वापस होने शुरू होते हैं। पहले वाले जो अटैक है वो इतने बड़े नहीं हो रहे थे, गोरी के टाइम में बड़े अटैक अपने को देखने को मिलते हैं। जब मुस्लिम अटैक होने शुरू होते हैं तो सबसे पहले जो भूमि भारत से छिटकती है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान तक भारत ही था, ये भारत ही हुआ करता था, आर्यंस ही हुआ करते थे, हिंदू राजा ही हुआ करते थे, पर वो क्षेत्र बहुत जल्दी निकला। पहले ईरान वाला निकला था पहले, वरना ईरान में भी पहले अग्नि पूजा ही थी, ईरान में भी आर्यंस ही थे। अफगानिस्तान वाला निकला, अफगानिस्तान वाला निकला तो वहाँ पे तुर्क आ गए थे बाद में। मुस्लिमों की एक ट्राइब थी टर्क, जो मेरे ख्याल से टर्कमेनिस्तान से, आज के मॉडर्न टर्कमेनिस्तान, कॉकसस। आगे बढ़े। तो टर्क जब अफगानिस्तान में आ गए तो अब उनको भारत पर कब्जा करना है जी। तो अब वो राजस्थान को क्रॉस करके गुजरात की तरफ आना चाहते हैं। इन बिटवीन उन्होंने खूब सारे अटैक किए हैं, जो अटैक मैंने अभी आपको बताया कि भाई। फिर एक बड़ा कैरेक्टर जो तुर्कों की तरफ दिखाई देता है वो मोहम्मद गोरी है। अफगानिस्तान में गोर एक क्षेत्र का नाम है, गोर का होने की वजह से वो गोरी कहलाता है, मोहम्मद इसका नाम है। वो गुजरात पर कब्जा करना चाहता है। उसने एक तरीका निकाला कि गुजरात जाने के लिए अपने राजस्थान को बाईपास करते हैं, क्योंकि अजमेर वाले चौहान इनको गुजरात जाने नहीं दे रहे थे, तो बाईपास करते हैं। तो उसको लगा कि अफगानिस्तान से सिंध आते हैं पाकिस्तान में, और सिंध से सीधा सीधा हम गुजरात की तरफ चले जाते हैं। उन दिनों गुजरात में जो राजा राज कर रहा है उसकी उम्र बहुत छोटी है। मूलराज सेकंड राजा है चालुक्य डायनेस्टी का, बहुत कम उम्र का है। उसकी माँ राज संभाल रही थी, उसकी माँ का नाम था नायिका देवी। तो गोरी को यह भी लगता है कि एक महिला राजा है गुजरात की, तो इजीली कब्जा करने में सक्सेस हो जाएंगे, तो गोरी सिंध की तरफ से बढ़ता है। नायिका देवी बड़ी बहादुर महिला है, पता नहीं क्यों भारतीय इतिहास उस महिला को वो दर्जा नहीं दे पाया जिसकी वो हकदार थी। उसके कई क्रेडिट ड्यू पड़े हैं अपने ऊपर। नायिका देवी खुद युद्ध को लीड करती है, वो आगे आती है। नायिका देवी इस बात को जानती थी कि अपनी सेना कम है और दुश्मन की सेना ज़्यादा है, इसलिए प्लेन एरिया में लड़ने से कोई मतलब नहीं है, हिली एरिया में लड़ा जाए ताकि कम सेना के साथ भी गुरिल्ला वॉर किया जा सकता है। आबू के पास में गांव पड़ता है काइंद्रा। 1178 बैटल ऑफ काइंद्रा। नायिका देवी गुजरात से रवाना होकर काइंद्रा आती है ताकि गोरी को वहीं रोक सके, गुजरात में आने ना दे। नायिका देवी इस बात को भी जानती है कि यूनिटी बड़ी चीज़ है, तो क्यों ना राजस्थान के आसपास के राजाओं को इकट्ठा किया जाए। गुजरात के टच करते हुए राजस्थान के 3 बड़े राजा उन दिनों थे। नाडोल का राजा कैलहण चौहान, जालोर का राजा है कीर्तिपाल सोनगरा, और आबू का राजा धारावर्ष परमार। वो उन तीनों को इनवाइट करती है कि आप मेरा साथ देने के लिए, और वो तीनों जाते हैं। उस युद्ध में गोरी को इतना बुरी तरीके से हराया जाता है 1178 में कि गोरी दोबारा उस रास्ते से कभी आया ही नहीं। हल्के से पॉज करता है, इस युद्ध की विजुअलाइजेशन आप दे दीजिए। विजुअलाइज ये करना है इस युद्ध में कि
एक तो आज भी गौरी को भारत में इसलिए याद किया जाता है कि उसने 1192 में तराइन के सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हम इस बात पर क्यों बात नहीं करते कि वही गौरी उस बैटल ऑफ तराइन से 13 साल पहले बैटल ऑफ काइंद्रा में बुरी तरीके से हार के गया था। दूसरा, हम एक महिला का योगदान नहीं बता पा रहे हैं, जबकि बताया जाना चाहिए कि नायिका देवी कितनी बड़ी लीडर भी है। तीसरा, अक्सर जो भारतीय राजाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो आपस में मिलकर नहीं लड़ते थे, तो जब गुजरात के चालुक्य, राजस्थान के चौहान, राजस्थान के परमार मिलकर लड़ रहे हैं, इसका मतलब यूनिटी बनती थी उन लोगों के अंदर और उन्होंने मिलकर युद्ध हराया। इसका मतलब वो जानते थे कि संकट जब आए तो आपस में मिलजुल के युद्ध कर लेना चाहिए। तो बैटल ऑफ काइंद्रा, मेरा यह है कि काइंद्रा के युद्ध के बारे में भारत पूरा जाने कि काइंद्रा के अंदर क्या हुआ था। काइंद्रा आबू के पास में एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहां पर गौरी की सेना को बुरी तरीके से हरा दिया गया था सिरोही जिले के अंदर, राजस्थान और गुजरात के राजाओं ने मिलके जी। गौरी अगले कई वर्षों तक भारत पर अटैक ही नहीं कर पाया। उसके बाद गौरी सिंध वाले रूट से आया नहीं। अब गौरी ने अपना रूट चेंज किया, पंजाब वाले रूट से आया। पंजाब में अपनी जगह पड़ती है बठिंडा। बठिंडा को उस समय बोला करते थे तबर हिंद। वो तबर हिंद पे कब्जा करता है और तबर हिंद में अपना एक बंदा छोड़ता है, काजी जियाउद्दीन। गौरी जब उधर से आगे बढ़ता है तब दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से पंजाब की तरफ जाता है, गौरी पंजाब से दिल्ली की तरफ आता है। रास्ते में हरियाणा में एक जगह पड़ती है तराइन, वहां तराइन में वो 1191 में आमने सामने होते हैं। गौरी को बुरी तरीके से उस युद्ध में हराया जाता है, इवन गौरी को पकड़ लिया जाता है। गौरी को पकड़ कर लाते हैं, गौरी माफी मांगता है पृथ्वीराज चौहान से और उसे छोड़ दिया जाता है। दो चीजें हैं यहां पर। आज के दृष्टिकोण से देखें, आज के अप्रोच से देखें तो यह है कि क्यों छोड़ दिया था। उसी दिन यदि गौरी को पकड़ के मार देते या गौरी को जेल में डाल देते तो दूसरे अटैक की संभावना ही नहीं बनती। दूसरे अटैक की संभावना नहीं बनती तो तुर्क कभी भी भारत पर कब्जा नहीं कर पाते। पर दूसरा पर्सपेक्टिव यह है कि इंडियन कल्चर यह कहती थी कि यदि दुश्मन माफी मांग ले तो उस पर किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हर टाइम के सोशल वैल्यूज अलग अलग होते हैं। पृथ्वीराज चौहान के टाइम की सोशल वैल्यूज थी कि दुश्मन की माफी मांगने पर उसको दंड नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ा। आज हम उसकी बात इसलिए करते हैं कि अगले साल वापस युद्ध होता है 1192 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा के गौरी पकड़ के मार देता है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। वो जो दूसरा युद्ध तराइन का युद्ध, तो हम कहते हैं देखो पृथ्वीराज चौहान हार गया, पहले युद्ध में जीता हुआ था तब उसने ऐसा क्यों नहीं किया। दूसरे युद्ध में युद्ध जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज की सेना सुबह सुबह सो रही थी, गौरी की सेना अचानक अटैक करती है धोखे से और उन सबको मार देती है वहां पर। यदि वो भी आमने सामने का युद्ध हुआ होता तो पृथ्वीराज उस युद्ध के अंदर भी नहीं हारता। एक तो हमें इससे सीख तो ये मिलती है कि हमें दुश्मन की सारी गतिविधियों का ध्यान रखना चाहिए, दुश्मन कब कौन सी चाल चल रहा है। जैसे हम है वैसा दुश्मन हो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने ये सोचा कि हम धोखे से किसी पर अटैक नहीं करते तो वो भी नहीं करेंगे, पर उन्होंने रात को सोते हुए धोखे से अटैक किया था और इनको हराया था उस युद्ध के अंदर। दूसरा ये है कि जब हम 1192 के उस तराइन के दूसरे युद्ध की बात करते हैं तो उससे पहले हम तराइन का पहला युद्ध भी देखा जाना चाहिए और काइंद्रा का युद्ध भी देखा जाना चाहिए जिसके अंदर गौरी को हरा दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान मात्र 26 साल का था जब मृत्यु हुई है, 26 ईयर ओल्ड। आज के 800 बरस पहले पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई 1192 में। 26 साल का एक लड़का उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा बना हुआ था। 800 साल बाद भी वे लोग भी उसको जानते हैं जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो कुछ तो अलग काम किए होंगे कि आज दिन तक पृथ्वीराज चौहान को याद किया जाता है। आप पृथ्वीराज चौहान को यदि युद्धों से हटा के देखेंगे ना तो पृथ्वीराज चौहान ने 800 बरस पहले आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री बना दी थी। पद्मनाभ नाम करके एक बंदा उसका मंत्री बनता है और पृथ्वीराज चौहान उस समय शास्त्रार्थ समझते, शास्त्रार्थ डिबेट, विद्वानों की डिबेट करवाया करता था। मतलब कितना हम एजुकेशनल लेवल पे कितना आगे थे कि अलग अलग स्कॉलर्स बुलाए जाते, उनकी डिबेट करवाई जाती, उनसे वो जो अभी हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि अपने वेदांत पे भी चर्चा होनी चाहिए, तंत्र पे भी चर्चा होनी चाहिए, वे तमाम प्रकार की चर्चाएं भारत के अंदर हुआ करती थी। युद्धकालीन माहौल के अंदर भी एक राजा यदि इस प्रकार का करके गया तो इस मामले में पृथ्वीराज बड़ा अलग राजा हुआ। पृथ्वीराज पर एक बहुत अच्छी बुक है जयानक की लिखी हुई पृथ्वीराज विजय, एक कश्मीरी ब्राह्मण हुआ था जयानक, उसमें पृथ्वीराज विजय लिखी है। वो यदि पढ़ी जाए तो पृथ्वीराज के बारे में खूब सारी चीज़ें खुलती है। भारत के इतिहास की विडंबना यह है कि पृथ्वीराज को एक दूसरी किताब से याद किया गया। चंद बरदाई की एक किताब है पृथ्वीराज रासो, उसके आधार पर याद किया है। क्योंकि पृथ्वीराज रासो बहुत बाद की किताब है और पृथ्वीराज रासो की ज़्यादातर बातें सही नहीं है।
उस पृथ्वीराज रासो के आधार पर एक आदमी को भारत में विलेन घोषित कर दिया गया, जयचंद। आज भी भारत में गद्दार का पर्याय जयचंद को बताया जाता है, जबकि जयचंद बहुत बड़े राजा हुए, बड़े धर्मपरायण राजा हुए, और जयचंद किसी प्रकार से गद्दार नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि गौरी को भारत में बुलाने वाले जयचंद थे। तो यदि गौरी को भारत में तराइन के दूसरे युद्ध में जयचंद ने बुलाया था, तो तराइन के पहले युद्ध में गौरी को बुलाने वाला कौन था? काइंद्रा युद्ध में गौरी को बुलाने वाला कौन था? और गौरी से पहले जब खुसरो शाह, जब शहाबुद्दीन, जब आपका गर्जन मातंग आए थे, जब आपका इब्राहिम आया था, जब आपका गजनवी खुद आया था, तो उनको बुलाने वाले कौन थे? दूसरा, उन जयचंद ने। ये तो आपने भी सुना होगा, भारत में किसी गद्दार कहना आता तो कहते हैं अरे वो तो जयचंद है। नेताओं के मुंह से इस प्रकार की बातें सुन लेते हैं। केवल अशिक्षा है कि ढंग से एजुकेशन नहीं है, इस चक्कर में जयचंद को गद्दार बता दिया गया। क्योंकि गौरी को यदि जयचंद बुलाता तो गौरी की अगली लड़ाई भारत में जयचंद के साथ है, चंदावर का युद्ध है, और जयचंद कन्नौज का बड़ा राजा है। अच्छा, उस पृथ्वीराज रासो की उन कहानियों के आधार पर हमने एक प्रेम कहानी और कर दी, इसको बॉलीवुड वालों ने और आगे बढ़ा दिया कि जयचंद की एक बेटी थी सेयोंगिता, सेयोंगिता से पृथ्वीराज प्रेम करता है, दोनों प्रेम करते हैं, पृथ्वीराज उसका किडनैप कर लेता है, और इस वजह से जयचंद से उसकी बनती नहीं थी। इस प्रकार की न तो कोई लड़की थी, न इस प्रकार की कोई बातें भी थी। ये पृथ्वीराज रासो की बातें बहुत बाद में लिखी गई और उनके अंदर कतई कोई सच्चाई नहीं है। मेरे ख्याल से विकिपीडिया पर भी पृथ्वीराज चौहान को लेकर ये पृथ्वीराज रासो का नाम लिया जाता है कि, पर मेरे ख्याल से ये इकलौता सोर्स नहीं हो सकता। पृथ्वीराज रासो 17वीं सेंचुरी के आसपास हमारे सामने आती है, जबकि वो बात है 12वीं सेंचुरी की। 500 साल बाद में आप पढ़ रहे हो उसको। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज के दरबार में रहने वाले चंद बरदाई ने वो लिखी थी, पर उसका हमारे पास कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। तो ये जो असली हिस्ट्री है ये कहाँ से पता चलती है? मैं कह रहा हूँ आपको, जैन की पृथ्वीराज विजय जो है वो उस टाइम की बुक है, और वो खूब सारी बातें करती है। नैनचंद्र सूरी ने उसी टाइम के आसपास हमीर महाकाव्य लिखी है, वो इस प्रकार की बातें करती है। उस समय की मुस्लिम रेफरेंस उठा लिए जाए, मुस्लिम रिकॉर्ड्स उठा लिए जाएँ, वो उस प्रकार की बातें। मिन्हाजुस सिराज की तबकात नसीरी मिलती है उसी टाइम के अंदर, आपके हसन निजामी की ताजुल मासिर मिलती है उसी टाइम के अंदर। उनमें इस प्रकार की कोई घटनाओं का जिक्र नहीं, कोई मुस्लिम इतिहासकार इनका जिक्र नहीं करता। पर भारत है, भारत जयचंद को उसी रूप में लेता है। तो मेरा यह है कि जब पृथ्वीराज को पढ़ा जाए, पृथ्वीराज को ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। एक तो ये पता चले कि क्या योद्धा था, 20-25 साल की उम्र का एक लड़का। झट से आप उनकी जिंदगी की कहानी शेयर कर सकते हो। पृथ्वीराज 11 वर्ष की उम्र में राजा बनता है। राजा बनने के साथ में उस व्यक्ति के साथ में 3 चैलेंज है, घर के अंदर, घर के बाहर, विदेशियों से। घर के अंदर उसके 2 कजन्स है उसके खिलाफ है, नागार्जुन और अपर गंगे, गुड़गांव पे कब्जा करके बैठे हैं, जिसको आजकल हम गुरुग्राम बोलने लग गए। वो अपनी सेना को लीड करता है, अपने उन दोनों कजन्स को हराता है और गुरुग्राम पर कब्जा करता है। 11 साल की उम्र, 12 साल, 1 साल भर उसकी मम्मी संभालती है, उसके बाद वो खुद आ गया था, पोजीशन के अंदर आ गया था। उसके टाइम में कोई ट्राइब थी भंडानक नाम करके, जो मथुरा, अलवर और भरतपुर के आसपास में लूटपाट करने लग गई थी कि भाई राजा छोटा है तो क्या कर लेंगे। वो जाता है, उन भंडानकों को ढंग से हरा के आता है। उस समय के एक जैन राइटर जिनपति सूर्य अपनी बुक में इनका बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। उसके 3 पड़ोसी हैं, उसके एक पड़ोसी चालुक्य है, उसके एक पड़ोसी चंदेल है, उसके एक पड़ोसी गहडवाल है। उन तीनों से युद्ध जीतता है। वो चालुक्यों को युद्ध में हराता है, नागौर के युद्ध में भीम सेकंड को हराता है। वो परमार्दी देव चंदेल को महोबा की लड़ाई के अंदर हराता है। इसमें परमार्दी चंदेल के 2 बहादुर सेनापति लड़ते हैं, आला और उदल, जिनको आला खंड के रूप में खूब याद किया जाता है। वो आला उदल पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़े थे, और वो गहड वालों से भी युद्ध करता है, गहड वालों को हराता है। वो मोहम्मद गोरी को तराइन के पहले युद्ध के अंदर हराता है। आप देख लीजिए, 26 साल के एक लड़के ने अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा तराइन के दूसरे बैटल के अलावा। जो युद्ध उन्होंने मोहम्मद अफ गोरी के अगेंस्ट जीता था, तराइन का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। हाँ, और उस युद्ध के बारे में हल्के से कुछ बताइए कि वो युद्ध जीता क्यों था, कैसे था। भाई, बठिंडा पंजाब का इलाका था। पृथ्वीराज चौहान का मानना था बठिंडा मेरा है। बठिंडा को तब तबर हिंद बोलते थे। गोरी उधर से एक्सपेंशन करता अपना, गोरी बठिंडा पर कब्जा कर लेता है। इसलिए, और गोरी का ये था कि बठिंडा को मैं सेंटर बना के आगे दिल्ली की तरफ अटैक करूंगा। ऑब्वियस सी बात थी कि पृथ्वीराज उसको रोकने के लिए आगे जाएगा, इसलिए उन दोनों के बीच में तराइन का युद्ध होता है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि टर्कों के और चौहानों के बीच में लंबे टाइम से एक राइवलरी थी, वो इस क्षेत्र को लेकर लड़ ही रहे थे, तो वहां पर जाना ही था। जीतने का कारण उसका यह है कि उसकी पूरी सेना इस युद्ध में बहुत ढंग से लड़ी है, और वो जो बहादुरी का चरम जो है वो उस युद्ध में देखने को मिलता है। जब वो गोरी को पकड़ लाए थे, युद्ध नहीं जीते हैं, गोरी को पकड़ के लाए हैं। वो दिल्ली का एक बंदा था गोविंदराज तोमर, और वो गोरी को पकड़ के ले आते हैं। गोरी को सामने ला के सरेंडर करवाया। मतलब हमारे राजस्थान में ये कहते थे कि यदि कोई घास का
तिनका घास समझते हो? घास, यदि कोई घास मुंह में ले ले तो उसको मारना नहीं है। यदि आपने घास मुंह में ले ली, इसका मतलब आप मानते हो कि मैं गाय हूं, काऊ, और गाय को मारते नहीं है। तो कह गौरी ने यूं घास के तिनके लेके मुंह में कसमें खाई थी कि भाई मुझे छोड़ दिया जाए, मैं दोबारा कुछ नहीं करूंगा। हालांकि उसने अपने कसमों की पूर्ति नहीं की, उसने दोबारा अटैक किया है, धोखे से इनको मारा है, वो सब बात की बातें हैं। पर उस तराइन के पहले युद्ध के अंदर तो वो राजपूतों का पीक है कि वहां पर कि वो इतने बड़े इलाके की सुरक्षा कर रहे हैं और इतने बड़े आक्रमणकारी को उन्होंने ढंग से हरा के भगाया, काइंद्रा और तराइन दोनों। और वही 3 हथियार जिनके बारे में आपने बताया था, हाँ, तलवार, तलवार, भाले और तीर कमान, तीरों। पर राजस्थान के राजाओं में एक देखा गया, उन्होंने कभी भी ऐसे तीरों का प्रयोग नहीं किया जिनमें जहर वगैरह लगा होता था, है ना। विषैले तीरों का ऐसा कोई प्रयोग कभी नहीं किया था उन्होंने। वो था कि भाई जैसे लड़ाई हो सकती है वैसे लड़ाई की जाए। तोप यूज होता था? तोपें भारत में बहुत बाद में आई है। बाबर जो था साउथ इंडिया में पुर्तगाली, और नॉर्थ के अंदर बाबर जो थे वो बारूद लाए थे, उससे पहले बारूद वाला इस्तेमाल नहीं है अपने। ये हथियार और बैटल के बारे में इतने सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने इतिहास के बारे में ये जाना है कि युद्ध में वो जीतता है जो टेक्नोलॉजिकली थोड़ा एडवांस्ड है। एग्जैक्टली। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पृथ्वीराज चौहान की टेक्नोलॉजी किस तरह से एडवांस थी? उस टाइम तक ये तोपें वाली दोनों तरफ ही नहीं थी। तीखी तलवारें? हाँ, तीखी तलवारें थी। हाँ, हालांकि इवन हम जब पृथ्वीराज की हार के कारणों का इवोल्यूशन करते हैं तब हम कहते हैं कि इन लोगों के पास में भारी हथियार थे, थोड़े हेवी वेपन्स थे। टर्क्स नहीं, राजपूतों के पास में, जबकि टर्क के पास में जो थे वो लाइटर वेपन्स थे, इसलिए उनकी जीत का एक फैक्टर वो रहा। पर मुझे फिर लगता है कि उन्हीं हेवी वेपन से यदि उनके पास थे भी तो सारे युद्ध जीते ही थे उन्होंने। आप रात को सोते हुए तो भले हैवी और भले लाइट हो मारोगे, किसी प्रकार से लड़ा जाए। तो ये भी उस पर भी वापस देखे जाने की आवश्यकता है कि उनके कितने हैवी थे, कि हैवी थे तो वो काम आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, कितने थे। कई बार कुछ चीज़ें चल जाती है और उसी रूप में चलती रहती है बाद में। एक बहुत मतलब सिली सवाल पूछना है। ये जो फिल्म आई थी पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर, जहाँ अक्षय कुमार थे उसमें, राजस्थान में इस फिल्म की चर्चा हुई? नेगेटिव लेके हुई थी राजस्थान में, तो कि भाई जैसा है वैसा दिखा वो। मेरा तो एक सिंपल सा ये मानना है कि पृथ्वीराज ने अपना जीवन ही 26 साल जिया है, अक्षय कुमार 52 से तो ऊपर है। तो आप किसी यंग को तो दिखाओ, आप नकली मूछें लगा के कुछ ही बना लेते हो तो वो कैरेक्टर ही सूट नहीं कर पाता कभी। फिर योद्धा का जो जीवन है वो अलग प्रकार का होता है। आपको बॉलीवुड मसाला ही बनाना होता है, फिर वो सारे आइटम डांस ही जब दिखाने होते हैं तो वो हिस्ट्री बचती नहीं है उस मूवी में। बाद में आपको जो दिखाना था वो आप दिखाते हो। फिर वो मनोरंजन की दृष्टि से अच्छी मूवी है, पर राजस्थान और हिस्ट्री जैसा उसमें दिखाने लायक कुछ ही नहीं था। फिर वो अपनी तरफ से चीज़ें भी जोड़ लेते हैं। पृथ्वीराज रासो वाली बातें ले उड़े, वही जोड़ दी उन्होंने। हिस्ट्री पर रिसर्च करके ढंग से मूवी बनाई जाए तो अलग चीज़ है। मैं मीडिया से ही हूँ, पता है, मुझे लगता है कि सिर्फ एनिमे, पता है आपको क्या है? एनिमे एक जापानीज स्टाइल है। कुछ लोग इसे कार्टून मानते हैं, कार्टून नहीं है ये, मतलब आर्ट है, अडल्ट्स के लिए भी है। बहुत गहरी गहरी चीज़ें बता सकते हो एनिमे के थ्रू। एनिमेशन, हाँ एनिमेशन, ठीक है, जो जापान से निकल के आता है एनिमे, ठीक है। उसी स्टाइल में हमें राजपूत हिस्ट्री दर्शानी चाहिए, वो सही स्टाइल रहेगी। क्यों राजपूत हिस्ट्री? मैं तो कहता हूँ मराठों की, सिखों की, बाकी जो पुराने वॉरियर्स जितने रहे थे, है ना, उन सब की। भाई भारत राजा पोरस के बारे में क्यों बात नहीं करना चाहता? राजा पोरस की हिस्ट्री क्यों ना बताई जाए? हम क्यों ना इस बात को बता पाए कि जब हूणों का आक्रमण हुआ था उसमें गुप्त उनसे कैसे लड़े थे? हम क्यों ना बता पाए कि मिहिर कुल का जब अटैक हुआ था तो मालवा का यशोधर्मन कैसे लड़ा था उनके पास? आप रणवीर भाई इस बात को कभी देखिए। आप होली दिवाली मनाते हैं, हम होली दिवाली कैसे मनाते हैं? कैसे पता चलता है आपको दिवाली कब आई? एक कैलेंडर है, उसको फॉलो करते हैं। दीपावली यदि आप इधर भी उसी हमारे तरीके से मानते हैं तो दीपावली जिस महीने में आती है उस महीने को हम कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या। होली जब आती है तो हम कहते हैं फाल्गुन पूर्णिमा। रक्षाबंधन आती है हम कहते हैं श्रावण पूर्णिमा। तो जनवरी फरवरी तो यूज़ नहीं ले रहे हम, कुछ महीनों के नाम दूसरे यूज़ ले रहे हैं। इसका मतलब कैलेंडर दूसरा है। वो कैलेंडर हमारा विक्रमी कैलेंडर है, राजा विक्रमादित्य परमार के नाम पर वो विक्रमी कैलेंडर है। अंग्रेजों वाले कैलेंडर से 57 ईयर्स आगे। अंग्रेजों वाले कैलेंडर में जो कुछ चल रहा है उसमें 57 जोड़ोगे तो विक्रमी कैलेंडर आएगा। मतलब अंग्रेजों का जब कैलेंडर शुरू हुआ उससे 57 ईयर्स पहले विक्रमादित्य परमार का कैलेंडर आ गया था। कहते हैं विक्रमादित्य ने शकों को हराने के बाद वो कैलेंडर चलाया। उस इंडियन हिस्ट्री में विक्रमादित्य परमार नहीं पढ़ाया जाता।
जिसके नाम पर एक कैलेंडर है जिसको भारत की जनता आज दिन तक फॉलो करती है। आपके आज़ादी के इतने बरस बीत जाने के बाद, आपके ग्लोबलाइजेशन हो जाने के बाद, आप पे अंग्रेजों का राज रहने के बाद, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद शादी ब्याह आज भी उस विक्रमी कैलेंडर से कर रहे हैं। अपने घर का मुहूर्त आज भी उस विक्रमी कैलेंडर से ले रहे हैं। आप आज भी आप मड़ मास के अंदर चीजें नहीं खरीदते हैं, आज भी आप श्राद्ध मनाते हैं, वो सारे उस कैलेंडर के अनुसार है। जिसने वो चलाया उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। अच्छा, उसी के भाई हुए थे भर्तृहरि। भर्तृहरि इतने मोटे आदमी हुए हैं, इतने मोटे राजा हुए हैं जिन नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, मतलब नीति की, श्रृंगार की, वैराग्य की सब बातें की है। और इतने बड़े संत हुए बाद में गोपीचंद भर्तृहरि, जिनको भारत में चिरंजीव माना गया। भारत की हिस्ट्री चर्चा तक नहीं करती कि भर्तृहरि कब हुए थे। हम टाइमलाइन ही सेट नहीं करना चाहते। बाद में चिरंजीवी माना गया। चिरंजीव मतलब मरे नहीं, आज दिन तक जिंदा है। हनुमान जी, अश्वत्थामा, गोपीचंद भर्तृहरि, आलाउदल, हमारे जयपुर के बड़े प्रसिद्ध संत दादू दयाल जी महाराज के पहले शिष्य सुंदरदास जी महाराज, उन सब के लिए कहा जाता है कोई चिरंजीव है। आज दिन तक उनकी मृत्यु नहीं हुई है, अभी भी घूम रहे हैं वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में फिर से बात करते हैं। अब बताइए, वो जो रात वाली बैटल हुई थी वहाँ, आपने कहा कि सेकंड बैटल ऑफ टेरेन जो है, सेकंड बैटल ऑफ टेरेन, हाथी डर गए थे क्योंकि रात में आक्रमण हुआ। फिर क्या हो? सुबह अचानक मतलब अभी तक कुछ लोग उठे भी नहीं हैं, कुछ तो अभी सो ही रहे हैं, और अचानक उनका अटैक हुआ है। तो भाई सोता हुआ लोग तो हथियार उठाएगा करेगा, तब तक तो अगले वाला आपको मार ही देगा। फिर उसमें क्या, जैसे उधर से तीरों की बारिश होने लगी ना, तो हाथियों के भी तो समझ नहीं आया ना, वो भी तो रेस्ट के मोड में थे। तो वो फिर भागे हैं, इधर उधर भागे हैं, तो खूब सारी सेना उनके पैरों के नीचे आई है। तो भाई हाथी एज ए जानवर युद्धों में काम आता था, पर कई बार वो नेगेटिव पड़ जाता था दो रूप में। एक बार तो कई बार अपनी सेना को रौंद दिया करता था, और कई बार इसलिए कि हाथी पर बैठ के जब राजा लड़ता तो दूर से दिखता था कि राजा है। तो दुश्मनों ने बाद में वो लगाना शुरू कर दिया था, भाई सबसे पहले अटैक इस पर कर दिया जाए, तो हम राजा को यदि गिरा लेंगे तो बाकी वाली सेना को हटने पर मजबूर कर सकते हैं। छोटी सी एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो UFC है ना, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, केज फाइटिंग, बहुत बड़ा स्पोर्ट है और बहुत तेज़ी से ये स्पोर्ट आगे बढ़ रहा है। तो कहते हैं कि इस स्पोर्ट में अगर आपको दूर जाना है, पहले ये जानना चाहिए कि ये दिमाग का खेल है। हाँ, पूरी तरीके से। मतलब केज फाइटिंग में सबसे बड़ा मसल आपका दिमाग, फिर बाकी बल, टेक्निक, ये वो। युद्ध में भी यही सच है कि युद्ध भी दिमाग का खेल होता है। पूरी तरीके से दिमाग का खेल है। खूब सारे ऐसे मिलेंगे कि आपने बहुत कम संख्या के अंदर और दुश्मन पर आपने अटैक किया है। जैसे महाराणा प्रताप का एक बैटल है, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, सब जानते हैं। बैटल ऑफ हल्दीघाटी के 6 साल बाद बैटल ऑफ दिवेर है। अकबर ने उन दिनों बड़ा कड़ा घेरा कर रखा था एकदम। सुल्तान खान नाम का एक मुगल कमांडर है जो मेवाड़ के अंदर है। महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी जनता को, अपनी पूरी आर्मी को हिली एरिया में ट्रांसफर कर रखा है, प्लेन एरिया में कोई नहीं रहेगा, ताकि मुगलों की सप्लाई कट की जा सके। सुल्तान खान ने अपने 4 थाने लगाए, मतलब 4 चौकियां बनाई, 4 जगह सेना रखी। एक जगह पड़ती है पाली के पास में देसूरी, एक उदयपुर के पास में एक जगह पड़ती है देबारी, एक पाली के डूंगरपुर के पास में जगह पड़ती है देवल, और एक राजसमंद जिले में जगह पड़ती है दिवेर। 4D, देसूरी, देबारी, दिवेर और देवल, इन 4 जगह पे उसने अपने थाने लगा रखे। और महाराणा प्रताप की सप्लाई कट कर रखी है इस बार उसने कि इनको पहाड़ों के अंदर सप्लाई मत जाने दो, तो ये कितने दिन तक पहाड़ों में रहेंगे। जब सप्लाई नहीं जाएगी पहाड़ों से बाहर आएंगे, बाहर आके लड़ना पड़ेगा, बाहर आके लड़ेंगे तो इनकी सेना कम, अपनी सेना ज़्यादा, तो अपने हरा देंगे इनको आराम से। दशहरे का दिन आता है, 1582 की बात है, लगभग अक्टूबर का महीना। दशहरे पे हथियारों की पूजा की गई। हथियारों की पूजा करने के बाद में युद्ध किया करते थे। तो अब चर्चा हुई कि इन 4 चौकियों में से कहाँ पर हमला किया जाना चाहिए। देसूरी पे करें, देबारी पे करें, दिवेर पर करें या देवल पर करें। ज़्यादातर कमांडर्स का ये कहना था कि दिवेर में सुल्तान खान खुद बैठा था, सुल्तान खान बड़ा सेनापति था, वहाँ ज़्यादा सेना थी उसकी, इसलिए वहाँ पर अटैक नहीं करेंगे। अपने को अटैक करना चाहिए देबारी पे, देसूरी पे या देवल पे, ताकि एक कोई मोर्चा खोल लेंगे, यदि फ्रंट खोल देंगे तो वहाँ से सप्लाई आनी शुरू हो जाएगी, एक कैंप उड़ा देंगे। महाराणा प्रताप का था कि नहीं, वहीं किया जाना चाहिए, दिवेर पर किया जाना चाहिए। क्यों? वो जो आप कह रहे हो दिमाग वाली बात, कि मुगल भी तो ये सोच रहे होंगे ना कि सबसे अधिक आर्मी हमारी दिवेर में, इसलिए यहाँ पर तो कभी हमला नहीं होगा।
सर्जिकल स्ट्राइक थी वो पूरी पूरी मुगल सेना उड़ा दी गई थी। और वो तो अक्सर जब महाराणा प्रताप की बात की जाती है तो उनके बेटे जो हैं वो उनकी साइडों में रह जाते हैं, महाराणा अमर सिंह। तो उन दिनों तो राजकुमार ही थे। राजकुमार अमर सिंह ने क्या युद्ध लड़ा है वो, कहते हैं सुल्तान खान पहले तो हाथी पे बैठ के लड़ रहा था, तो महाराणा प्रताप ने उसके हाथी पर भाला मारा था जो उसके हाथी का माथा फोड़ दिया था, तो फिर वो घोड़े पर बैठ के लड़ने लगता है। तो अमर सिंह ने जब देखा कि यार पिताजी ने हाथी से तो सुल्तान खान को नीचे उतार ही दिया, तो अमर सिंह जाता है, अमर सिंह उसके भाला मारता है सुल्तान खान के, जो आर पार निकाल देता है। अब आप राजस्थान की वो देखिए, चीज़ें देखिए, युद्ध हुआ है, युद्ध में मुगलों को बुरी तरीके से हराया गया है, मेवाड़ की छोटी सेना ने मुगलों की सेना को वहाँ से भगाया है, जेम्स टोड मेवाड़ का मैराथन कहता है उस युद्ध को। सुल्तान खान युद्ध भूमि में पड़ा है, दुश्मन का कमांडर युद्ध भूमि में पड़ा है, महाराणा प्रताप उससे मिलने के लिए जाते हैं, सामने वाले कमांडर से, दुश्मन है, मरने वाला है, आपसे अभी अभी युद्ध लड़ा है। महाराणा प्रताप उससे पूछते हैं भाई तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो कहता है कि जिसने मुझे भाला मारा ना, मुझसे मिलना चाहता हूँ। ऐसा कौन पैदा हुआ जो मुझे मारे, अगले को भी तो खुद पे ये था कि यार मैं इतना बड़ा योद्धा हूँ। तो महाराणा प्रताप को लगा कि यार ये मर जाएगा, अपने बेटे को जब तक बुलाएंगे, भाई उन महाराणा प्रताप को बेटे ने मारा था, वो कैंप में थे, तो पास में कोई दूसरा खड़ा था, उसको कहा ये है इसने मारा है। तो सुल्तान खान मरते मरते ही हंस के कहता है कि इससे तो मैं अभी भी नहीं मरूँ, जिसने मारा था वो तकड़ा ही आदमी है, उसको बुलाया जाए। फिर वो अमर सिंह को बुलाते हैं, कहते मेरा बेटा है। तो कहता यार तुम बहादुर पिता के बहादुर पुत्र हो जो तुमने मेरे को मारा है। और फिर उसकी आंखें बंद होने वाली होती है, तो महाराणा प्रताप अपने बेटे कहते हैं कि इसको पानी पिलाया जाए, मरते हुए आदमी को पानी पिलाते हैं उसको, फिर भी उसके सांस नहीं निकलते हैं, तड़प रहा होता है। फिर महाराणा प्रताप कहते हैं कि इसका भाला बाहर खींचो तो खून एक साथ ही निकलेगा तो मर जाएगा, ये तो बेचारा तड़पेगा नहीं। तो इतना मोटा आदमी था वो कि उससे भाला नहीं निकला अमर सिंह से वापस। फिर अमर सिंह उसके दोनों पैरों पर पैर लगा के खड़ा होता है, उस भाले को पकड़ खींचता है, तब जाके सुल्तान खान की मृत्यु होती है। बैटल ऑफ दिवेर खूब सारी चीजें बताता है। बैटल ऑफ दिवेर के बाद मुगलों की हिम्मत नहीं हुई दोबारा उधर मेवाड़ की तरफ जाने की, उसके बाद वो बाहर बाहर ही रहे। आप बैटल ऑफ दिवेर के अगले 3 साल के अंदर तो चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ 2 किलों को छोड़ के महाराणा प्रताप पूरा मेवाड़ आजाद करवा गए थे। अकबर ने 1585 के बाद में महाराणा प्रताप पर कोई अटैक नहीं किया, जबकि महाराणा प्रताप 1597 तक जिंदा रहे हैं बाद में। बिटवीन जो ईयर्स है उसमें अकबर अफगानिस्तान पर अटैक कर रहा है, अकबर कश्मीर पर अटैक कर रहा है, अकबर बंगाल पर अटैक कर रहा है, अकबर साउथ इंडिया पर अटैक कर रहा है। ऐसा क्या है कि दिल्ली के नाक के ठीक नीचे मेवाड़ पड़ा है, वहां पर आप अटैक नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपके समझ में आ गया था कि उन पहाड़ी क्षेत्रों में आपकी पार नहीं पड़ रही है, इसलिए 12 साल तक कोई अटैक नहीं हुआ। अच्छा, महाराणा प्रताप की मृत्यु के साथ ही अकबर वापस अटैक शुरू कर देता है, अमर सिंह फिर लड़ते हैं। अगले 18 साल तक अमर सिंह की फिर लड़ाई है ना, तो मेवाड़ की वो लड़ाई कंटिन्यू दिखाई देती है। तो लड़ाई सच में दिमाग का खेल है, वरना यदि ये सोच के रह जाते कि नहीं यार दिवेर में ज़्यादा लोग हैं और अपने वहाँ जाके क्या करेंगे, लड़ेंगे, तो नहीं लड़ पाते। सेम हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के पास में 3000 फौजी है, मुगलों के पास में 5000 फौजी है। ऐसा उनका एक हिस्टोरियन ही लिखता है। भाई ये भी नहीं कि राजस्थान वालों ने ये कहा हमारे तो कम थे, मुगलों के ज़्यादा थे। मुगलों का एक हिस्टोरियन उस युद्ध में खुद गया था, बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, जिसने एक बुक लिखी थी मुंतखबुत तवारीख, और वो मुंतखबुत तवारीख में साफ साफ जिक्र करता है कि हम 5000 थे, राणा के पास में 3000 फौज थी। राणा ने इतना भयंकर आक्रमण किया था कि हम बनास नदी के पास में 5 कोस वापस भागे थे। हमारे समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई बंदा सोच लेता कि यार 3000 से कैसे लड़ेंगे, तो कैसे लड़ पाते। अच्छा, मुझे हल्दी घाटी युद्ध का तो एक बड़ा जोरदार वाक़या याद आता है कि राजा कैसे अपनी सेना में जोश दिलाता होगा। हमारे मेवाड़ में एक जगह पड़ती है केलवा, वहाँ केलवा के शंकरदास राठौड़ उस युद्ध में लड़ते हैं। तो कहते हैं महाराणा प्रताप ने सुबह सुबह जब युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे तो सुबह जल्दी उठ गए थे उस दिन। उठ के वो सारे कैंप में मुख्य मुख्य सेनापतियों के पास गए, उन्होंने कहा कि आज हम भयंकर वाला युद्ध करेंगे, यदि किसी को डर लगता हो तो घर चला जाए, मैं नहीं रोकूंगा, किसी को लगता हो मौत है आज तो सामने, तो घर चला जाए। पर कोई कमांडर घर नहीं गया, सब कमांडर वहीं रहे। तो बस ठीक है, तो नहा धो के तैयार हो जाओ और चलते हैं, फिर केसरिया पहन लिया जाए। ऐसे बड़े जो युद्ध होते हैं, केसरिया साफा बांधते, केसरिया अपने आप में ब्रेवरी का प्रतीक है। तो शंकरदास जब अपनी वो पगड़ी बांध रहे थे तो कहते हैं पगड़ी बार बार गिर जाती, वो सॉरी कांच जो शीशा सामने मिरर जो था, वो मिरर, भाई मिरर में देख के तो बांधेंगे पगड़ी, वो मिरर गिर जाता, हवा चल रही थी तेज। शंकरदास वापस उसको रखते, वापस गिर जाता वापस। तो अचानक, जैसे अब मैं यदि पगड़ी बांध रहा हूँ तो मेरा मुंह नीचे होगा, तो नीचे मुकर के, तो अचानक लगा कि किसी ने शीशा पकड़ लिया, भाई मैं आपके सामने शीशा लेके खड़ा जाऊंगा, लो भाई रणबीर जी बांध लो आप। तो
तो उसे लगा हो सकता है मेरा कोई सोल्जर और जिसने पकड़ लिया, तो उसने पगड़ी ढंग से बांधने के बाद देखा तो सामने महाराणा प्रताप मिरर लेके खड़े थे। तो शंकरदास ने कहा कि अरे राजा जी आप क्या कर रहे हो, मैं तो आपका एक सेनापति हूँ, मेरे सामने आप मिरर लेके खड़े हो गए। युद्ध जब लड़ने के लिए जाते हैं तो राजा और सेनापति कुछ नहीं होता, सब भाई होते हैं। और तुम यार युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो, तुम्हारे लिए मैं शीशा नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। तो शंकरदास के वर्ड्स है, यदि आज राणा ने मेरे माथे पर पगड़ी बंधवाने के लिए मिरर धारण किया है, मैं वचन देता हूं तुम्हें थोड़ी देर बाद में ये मेरा माथा आपके चरणों के अंदर झुका दूंगा, मैं ये मेरा माथा आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। बहादुरी से लड़े शंकरदास राठौड़ उस युद्ध में काम आए। एक राजा जब अपने सेनापतियों से इस कदर घुलता मिलता है ना, तब जाके महाराणा प्रताप बनते हैं। तो महाराणा प्रताप बहुत अलग आदमी है ना। इसलिए मतलब बंगालियों ने महाराणा प्रताप पर इतना लिखा जिसके हद नहीं। भारत के पश्चिमी क्षेत्र के किसी राजा पर भारत के पूर्वी क्षेत्र के लोग लिखे हैं। एक मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, एक कोई बंगाल के नाटककार थे, उन्होंने महाराणा प्रताप पर कोई नाटक लिखा था। नाटक चूंकि उसमें इमेजिनेशन भी होगी, फिल्में जैसे होती है, तो उन्होंने थोड़ा इमेजिन किया कि महाराणा प्रताप की एक बेटी है, वो बचपन के अंदर ही उनसे बिछड़ गई और उसके बाद में किसी मुस्लिम सेनापति से शादी हो गई, ऐसा कुछ इमेजिन किया उन्होंने। ये बात जब बंगाल के लोगों को पता चली कि नाटक में ऐसा इमेजिन भी किया गया, उन्होंने वो नाटक रुकवा दिया था कि महाराणा प्रताप के बारे में तो सपने में भी कोई गलत कैसे सोच सकता है। बंगाल के लोगों राजस्थान है, बंगाल के लोगों। आज तो फिर भी फिल्मों वाले लिबर्टी के नाम पर पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। ये आज की बात नहीं है, तब की बात है जब देश में अंग्रेजों का रास्ता, मतलब आज से 100 बरस पहले, तब इस प्रकार की चीजें थी कि नहीं, इस प्रकार की चीजें महाराणा प्रताप के बारे में नहीं की जा सकती है। अरविंद घोष, अरविंदो का नाम सुना होगा। अरविंदो खूब दिनों तक चित्तौड़ रहे थे केवल फील लेने के लिए कि देशभक्ति की भावना आएगी, वहां पर जाके आएगी यार वो देशभक्ति, राजस्थान घूमेगी, देशभक्ति वाली भावना आ सके वहां से। तो वास्तव में वो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान वाली जो हिस्ट्री है वो इंस्पायर करती है। और यही हिस्ट्री पॉडकास्ट की भी वजह होती है। क्यों करें, क्यों सुने हिस्ट्री के बारे में, क्यों सीखे हिस्ट्री के बारे में, ताकि आज आप खुद की साइकोलॉजी बदल पाए, बेहतर कर पाए जिंदगी के लिए। जैसे ना अभी तक भी खूब सारे लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि हल्दी घाटी के बैटल में महाराणा प्रताप हार गए थे, है ना। मेरे थोड़े से कई सवाल है, शायद कोई पॉडकास्ट सुनने के बाद में उन लोगों को शायद अपना विचार बदलेंगे या कम से कम सोचेंगे तो सही। हल्दी घाटी के बैटल होती है, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल होता है, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बचाने के लिए बाहर निकलते हैं, चेतक की बाहर मृत्यु हो जाती है। हल्दी घाटी के पास बलीचा नाम की जगह पे चेतक की समाधि है। युद्ध समाप्त होता है, मानसिंह जो कि मुगलों का कमांडर है वो अपने वापस चला जाता है। यदि मुगल उस युद्ध में जीते होते तो मानसिंह पीछा करता भागती हुई सेना का, सामने वाली सेना का, पर उससे किसी प्रकार का कोई पीछा नहीं हुआ, जबकि मुगलों की विशेषता थी इस प्रकार से पीछा करना उस सेना का। बदायूनी जो उस युद्ध में खुद था, अब्दुल कादिर बदायूनी, वो कहता है कि हमारी सेना जब वापस चली गई थी गोगुंदा में, गोगुंदा नाम की जगह पड़ती है हल्दी घाटी के पास में, तो हमारी सेना को रात को भी डर लगा था कि महाराणा प्रताप अटैक करके रात को नहीं मार दे। डर तभी लगता है जब आप दिन में भी हार के आए थे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद जब मानसिंह वापस अकबर के पास पहुंचा तो अकबर ने कहा था कि मैं इनको दरबार में नहीं आने दूंगा, उसने दरबार में आना बंद करवा दिया था। ऐसे कितने राजा हुए हैं जिसने अपने विजेता सेनापति को दरबार से बाहर निकाल दिया हो? आप राजा हो, मैं आपका सेनापति हूं, मैं आपको आके कहूं कि राजा जी युद्ध जीता है, तो क्या आप मुझे कहोगे मुंह मत दिखाना, शाबाशी दोगे, उन्नति करोगे, मेरा प्रमोशन करोगे कुछ ना कुछ, जबकि ऐसा कुछ नहीं। हल्दी घाटी युद्ध के ठीक बाद में अकबर खुद मेवाड़ पर हमला करने के लिए गया है। ऐसी क्या पड़ी कि बादशाह को खुद जाना पड़ गया 4 महीने बाद में। इसका मतलब बादशाह को पहले वाली डिफीट बड़ी जोरदार लगी थी, इसलिए जाना पड़ा। अगली बार अकबर खूब प्रयास करता, उसके बावजूद नहीं पकड़ पाता महाराणा प्रताप को। फिर आपके शाहबाज खान को भेजा गया लगातार। शाहबाज खान को तो कुंभलगढ़ पे कब्जा करने के लिए भेजा गया और शाहबाज खान को कहा गया कि यदि महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाओ तो मुझे मुंह मत दिखाना। तो उसने बेचारे ने दिखाया भी नहीं था, वो पंजाब चला गया था। और एक बार जब मिलने के लिए आया तो अकबर के जो दरबारी थे उन्होंने उसको नीचा खड़ा कर दिया, ऊपर खड़ा और नहीं किया। तो वो बड़ा यूँ तड़फता है कि यार मेरा डिमोशन कैसे कर दिया आपने। तो डिमोशन कब होता है? जब आप हार के आते हो। रहीम जी का नाम सुना आपने? रहीम जी, रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका, वो अकबर के कमांडर है, महाराणा प्रताप से लड़ने गए थे। उनके पूरे परिवार को महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह गिरफ्तार कर लेता है, महिलाओं को और सबको गिरफ्तार करके महाराणा प्रताप के सामने लेके जाता है। महाराणा प्रताप कहते हैं कि नहीं, युद्ध के मैदान में महिलाओं के साथ किसी प्रकार का मिसबिहेव नहीं, इन महिलाओं को वापस छोड़ के आइए। मिर्जा वो जो रहीम जी थे, खाना रहीम जी जो थे, उस दिन कहते हैं
कि दुश्मन की महिलाओं के साथ कोई इतना बर्ताव करे वो महाराणा प्रताप है। मैं नहीं जानता मुगलिया सल्तनत कितने वर्षों तक रहेगी। महाराणा प्रताप तुम्हें युगों युगों तक भारत के लोग याद करते रहेंगे। मॉरल कैरेक्टर क्या था वो महाराणा प्रताप सिखाते हैं। वाह। है मतलब युद्ध के दौरान पता नहीं कितने दिनों तक वो एक लोहार के घर पर रहे थे। लोहार जो लोहे का काम करते हैं, लोहार। आज भी हमारे राजस्थान में खूब सारे लोहार है, एक जगह पे नहीं रहते, गाड़ियां लेके घूमते रहते हैं। वो इसके पीछे आज भी रीजन बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने तब कहा था कि जब तक मेवाड़ को आज़ाद नहीं करवाएंगे एक जगह बैठेंगे नहीं। हमने महाराणा प्रताप के साथ में कसम खाई थी, हम नहीं बैठेंगे, एक जगह रुकेंगे नहीं। देश आज़ाद हुआ, नेहरू जी चित्तौड़गढ़ आए, देश के प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ आए, लोहारों को बुला के कहा गया अब तो रुक जाओ। उनका नहीं, राणा जी के साथ हमने कसम खाई थी। कोई जनता इस कदर दीवानी होगी 500 बरस बीत जाने के बाद भी उस आदमी को याद करे, तो बड़े गजब एग्जाम्पल है। अच्छा, उन दिनों में जब बंदे महाराणा प्रताप के युद्धों के लिए याद किया जाता है, राजस्थान भारत में अच्छी पेंटिंग्स में से राजस्थान की पेंटिंग्स है, उनमें मेवाड़ की पेंटिंग्स बड़ी शानदार। मेवाड़ की पेंटिंग महाराणा प्रताप के समय शुरू होती। चावंड जब उनकी राजधानी थी, वहाँ पर निसारदीन जो उस समय ढोला मारू का चित्र बनाता है। दो चीज़ें, ये तो निसारदीन का महाराणा प्रताप के दरबार में होने का मतलब ये है कि महाराणा प्रताप सेक्युलर है, वो हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं करते। इससे भी पता चलता है कि उनका एक सेनापति जो हाकिम खान सूर था। तो दूसरा ये कि युद्धों के बीच में भी उस आदमी को कला में रुचि थी, वो आर्ट लवर था। उन्होंने वहाँ बुक लिखवाई चक्रपाणी मिश्र से, उन्होंने उस समय किताब लिखवाई थी, एक विश्व वल्लभ हॉर्टिकल्चर की बुक है, बगीचों पे पेड़ पौधे कैसे लगाए जाने चाहिए, इस पे महाराणा प्रताप बुक लिखवा रहे हैं। पर महाराणा प्रताप की वो साइड कोई ला ही नहीं पाए कि वो साइड है। भामाशाह का नाम सुना होगा आपने, भामाशाह क्यों याद करते हैं भामाशाह? आज भी कोई डोनर होता है तो उसको कहते हैं वो तो भामाशाह है, देश में कहा जाता है। महाराणा प्रताप के साथ एक सेनापति थे, डोनर थे, उनका छोटा भाई था ताराचंद। शाहबाज खान ने मालवा से जब ताराचंद वापस लौट रहा था, एक लड़ाई में ताराचंद घायल हो गए थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप को अपने एक सेनापति की मृत्यु का इतना दुख होता है कि शाहबाज खान से वापस बदला लेने के लिए जाते हैं, मालवा की तरफ मुगलों के सारे कैंप उड़ाते हैं और मुगलों का सारा वहाँ से धन लेके आते हैं। आप अपने सेनापति के लिए, आप अपनी जनता के लिए, आप अपने लोगों के लिए जब लड़ते हैं ना, तब आपको हिस्ट्री की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, आपको लोग वैसे याद रख लेते हैं। भी 2026 में लौट जाते हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बस मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुंबई में रहकर बहुत सारे कल्चर के लोगों से मुलाकात होती है। बहुत सारे राजस्थानी दोस्त हैं मेरे, राजपूत, मारवाड़ी, सब, बहुत सारे गुजराती दोस्त हैं, बहुत सारे सिंधी दोस्त हैं। मैं कुछ पैरेलल्स देखता हूँ कल्चर्स में। गुजराती कल्चर, मारवाड़ी कल्चर कुछ हद तक सिमिलर है, सिमिलर मिले। उसी तरह राजस्थानी कल्चर और सिंधी कल्चर भी थोड़े बहुत सिमिलर है, मिलेगी। ये ज्योग्राफी की वजह से हुआ है या ये सब राजपूताना कहलाते थे? एग्जैक्टली राजपूताना का तो मतलब ये है जहाँ जहाँ पे राजपूत रूलर्स रहे थे वो राजपूताना था जी। मोटा मोटा जिसको उस समय राजपूताना बोलते थे, उसमें गुजरात का एक पोर्शन पड़ता है, सौराष्ट्र वह है, काठियावाड़ वाला ये इलाका थोड़ा, रविंद्र जडेजा जहाँ से, जडेजा वाला एग्जैक्टली। रविंद्र जडेजा भगवान कृष्ण के डिसेंडेंट है। जडेजा जो है, जडेजा, भाटी और जादौन भगवान कृष्ण की लीनेज है पूरी की पूरी। और मध्य प्रदेश का मालवा, मंदसौर, नीमच, इंदौर, रतलाम, ये जो पोर्शन पड़ता है ये, और पाकिस्तान का थार पारकर, अमरकोट की साइड तक का ये पूरा इलाका, एग्जैक्टली आप कहो तो पाकिस्तान के थार पारकर से लेके ग्वालियर तक, ये मोटा मोटा पूरा राजपूताना कहलाता था। और हमारे में कल्चरल एक्सचेंज इतने ज़्यादा थे कि जैसलमेर से आगे सिंध आ जाता है। तो जैसे मैं बचपन में जिस गांव में पला बड़ा हूं, तो हम वहाँ सिंधी के वर्ड्स बोलते थे। वहाँ हमारे मुस्लिम रहते, वो सिंधी मुस्लिम थे। वो दूध को खीर कहते। मैंने कई साल तक दूध को उनके साथ में बात की, तब खीर ही खाए। वो किसी महिला के लिए इस्तेमाल करते कि जाड़, ये किसकी पत्नी है, आ की दी जाड़ है। हमें लगता था यार ये भी एक वर्ड अपने आप में। उनके लिए प्याज, लहसुन, थुम, बसर, मुंगरी, बसार, खूब सारे वर्ड थे जो सिंध के इधर वर्ड आए थे। इवन मैं आपको बताता हूँ कि आपने पता नहीं सुना नहीं सुना, आप सुनना कभी। हमारे राजस्थान का एक बहुत प्यारा गीत है, जल्ला, जल्ला नाम करके गीत है। वो सिंध की एक प्रेम कहानी है। सिंध में एक जलाल नाम का लड़का हुआ था जो बुबना नाम की एक लड़की से प्यार करता है। उन जलाल बुबना की प्रेम कहानी पर राजस्थान का गीत गाया गया, प्रेम गीत एक जल्ला। और हमारे शादी ब्याहों में गाया गया कि भाई कोई प्रेम करे तो जल्ले की तरह करे, प्रेम करे तो जलाल की तरह करे। कहानी सिंध की, गीत हमारे राजस्थान के अंदर गाए गए। तो हम कल्चरल रूप से सिंध से खूब जुड़े हुए थे। आज जब बाउंड्री बन गई तब सिंध अलग लगता है।
क्योंकि सिंध यही था। एक बहुत पुरानी कहानी में पढ़ता हूँ राजस्थान की, एक भीम सिंह भाटी नाम करके था राजस्थान का, और उसने पीयू संधि नाम की एक बलोच मुस्लिम लड़की से शादी की थी। और पीयू संधि बड़ी बहादुर लड़की थी, बड़ी बहादुर महिला थी। उसके पिता की डेथ हो जाती, वो अपने पिता का बदला लेना चाहती और भीम सिंह के साथ लेके बदला लेती। तो इसका मतलब वैवाहिक संबंध, मैरिटल रिलेशंस हो रहे थे, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा था। और उससे भी बड़ी बात ट्रेड, कि दिल्ली का जो भी ट्रेड सिंध होगा वो वाया राजस्थान होगा। तो इसलिए राजस्थान और सिंध तो ट्रेड से भी जुड़े हुए थे बहुत अच्छे तरीके से। कि जो सवाल मुझे दिख रहे हैं वही मैं पूछ रहा हूँ। मुझे हथियारों की बातें करनी है। हर किसी ने रविंद्र जडेजा की वो सेलिब्रेशन देखी, तलवार तो है ही। मैं तलवारों के बारे में पूछना चाहूँगा, उनकी जो एवोल्यूशन हुई वो भी थोड़ा समझाइए। और क्या हथियारों के पीछे भी एक स्पिरिचुअल एनर्जी थी? जिस तरह से कटाना जापान में एक स्पिरिचुअल चीज़ मानी जाती थी सैमुराई के लिए, तो जहाँ से भी आपको शुरुआत करनी आप कर लो। बेसिकली एक तो मैं पहले वाले उसका आंसर दूं कि राजस्थान में तलवारें थी अलग अलग। तो हमारे एक जगह पर थी सिरोही, वहाँ सिरोही की तलवारें बहुत फेमस थी। आबू सुना होगा आपने, आबू, माउंट आबू हिल स्टेशन है, आबू सिरोही का एक पार्ट है। तो वहाँ सिरोही की तलवारें बहुत फेमस थे। इवन ऐसा कहते हैं कि राजा पोरस के पास भी जो तलवारें थी वो सिरोही से गई होगी। क्यों पर? और कि इतनी वहाँ का वो शायद क्लाइमेट ही ऐसा है कि वहाँ जो लोहा है उसकी तलवारें बहुत अच्छी बनती है, कि आप सिल्क, यदि तलवार यूँ रखो और उसके ऊपर सिल्क डाल दो तो सिल्क कट जाएगा। इतनी तिखी धार वाली तलवारें हुआ करती थी। पर राजस्थान में जैसे इवोल्यूशन देखता हूँ तो शुरुआत में जो तलवारें मिलती है वो थोड़ी भारी है, भारी तलवारों का प्रयोग था। तलवारों के साथ में भाले मिलेंगे, भालों की लड़ाई थी। भाला मतलब जेवलिन, ओके, जेवलिन। आप धनुष, बो एंड एरो, है ना, ये 3 बड़े माने जाते थे। और इवन आप कभी राजस्थान घूमेंगे तो आप देखेंगे कि राजस्थान के ज़्यादातर राजाओं की जो आप स्टेचू देखेंगे कहीं पर, तो उनके हाथ में 2 ही चीज़ें देखोगे आप, या तो भाला देखोगे या उनके तलवार देखोगे। मतलब धनुष बाण वाला इतना नहीं देखोगे। इसका मतलब राजा कहीं कम यूज़ ले रहा है उसका, बाकी सेना उसका यूज़ ले रही होगी। फिर सेना में 3 प्रकार हुआ करते थे, कि भाले वाले भी हुआ करते थे, तलवारों वाले भी हुआ करते थे, और धनुष वाले भी हुआ करते थे। पर हमारे ऐसा था उसके अंदर कि भी धनुष से धनुष ही लड़ेगा, तलवार से तलवार ही लड़ेगा। युद्ध के उसूल, युद्ध के उसूल। इसलिए वो है कि आप कितनी ज़्यादा कलाबाजियाँ कर सकते हो, जो रविंद्र जडेजा करता है। रविंद्र जडेजा है तो उसमें फिर वो जितनी जो कलाबाजी करता है उतना ही सामने वाले दुश्मन को मार पहुंचाएगा। वरना यदि तलवार वाले से तीर वाले को लड़वान लग जाओ तो तीर वाला दूर से ही मार देगा, कलाबाजियां करने ही नहीं देगा ना, आपको पास पहुंचने ही नहीं देगा आपको। और स्पिरिचुअल वाली बात जो कही, जो आप सबसे पहले पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप नार लगाया था, हमारे तलवार को आज भी राजस्थान भवानी कहते हैं। इवन अभी तक हम ये मानते हैं कि यदि तलवार को उसकी म्यान से बाहर नहीं निकालना चाहिए, और यदि म्यान से बाहर निकालिए तो उसमें ब्लड लगना चाहिए, विदाउट ब्लड अंदर नहीं जानी चाहिए। आज भी ये माना, आज भी। तो जैसे दशहरे पे बाहर निकालते हैं, हथियारों की पूजा करते हैं, शस्त्र पूजन करते हैं। जी। अब पहले हमारे राजाओं के टाइम में हर दशहरे पे लड़ाइयाँ होती थी। महाराणा प्रताप ने अकबर को पूरा युद्ध रहा है बैटल ऑफ दिवेर दशहरे के दिन, कि हथियारों की पूजा करने के बाद में हथियारों पे खून लगाओ, ब्लड लगाओ। तो किसका लगाओ? दुश्मन का लगाओ, लड़ो जाके। अब आज तो लड़ाई नहीं कर सकते ना, तो आज क्या किया जाए? तो अभी भी जो पुराने लोग हैं वो बाकायदा अपना अंगूठा उसके ऊपर लगाते हैं कि भाई ये तो कम से कम लगाया जाए। यानी कि राजपूतों के लिए वो तलवार ही भवानी का रूप है। इवन पूरे राजस्थान के लिए मैं कहता हूँ, वो पूरी कल्चर वो राजस्थान में पूरे में फॉलो दिखी। राजस्थान में जो लोग शस्त्र पूजन करेंगे वो इस प्रकार की चीज़ें करेंगे। आज भी ना गाँव के अंदर को एक आधी तलवार मिल जाएगी जो बहुत पुरानी तलवार है, कि मेरे किसी फोर फादर ने 300 साल पहले किसी युद्ध में भाग लिया था, और वो तलवार आज भी मेरे घर पर पड़ी। ऐसा कहते हैं कि यदि किसी का माइग्रेन होता हो तो उसको वो तलवार दिखाई जाए तो माइग्रेन दूर होता है। स्पिरिचुअल पावर है। तो हमारे वो राजस्थानी में कहते हैं कि मिनक को खून पियोड़ो है। मिनक मतलब मनुष्य, तो मनुष्य का खून पी रखा इस तलवार ने। ये यदि देखोगे तो सरदर्द ठीक होगा। तो स्पिरिचुअल चीजें तभी उनको मानते थे। आपको तलवार चलाना आता? नहीं। कभी सीखने का मन करा? हाँ, करता है, ये खूब करता है, पर अभी तक तो नहीं। जब आप इतिहास पढ़ते हो तब क्यों? मुझे लगता है 2 चीज़ों से, या तो वो जेनेटिकली अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं इसलिए आता है, और फिर जब आप सारा दिन हिस्ट्री पढ़ते हो तो थोड़ा इसलिए भी वो अच्छा लगता है कि हाँ यार ये तो आना ही चाहिए अपने को कम से कम।
मैं एक साइड से पंजाबी हूँ, दूसरी साइड से मराठा हूँ। हाँ। जब मुझे शस्त्र दिखते हैं ना, मुझे उन्हें उठाने का मन करता है। इवन आप राजस्थान जाएंगे, कभी फोर्ट्स देखेंगे ना, तो भी आप अलग फील करेंगे वहाँ। आप एज ए टूरिस्ट नहीं होंगे वहाँ। यदि आप में इस प्रकार की थोड़ी बहुत भी घर में कहानियां सुनी हुई हो और सुनी हुई हो, तो आप जब किसी ऐसी पुरानी जगह पर जाएंगे जो इस प्रकार की चीज़ों से, युद्धों से जुड़ी हुई है, किसी ब्रेवरी से जुड़ी हुई है, तो वहाँ पर आपको यूँ लगेगा कि मेरे से कोई बोले नहीं, मैं केवल फील कर लूँ इसको। जबकि अक्सर लोग ऐसी जगह पे मैं देखता हूँ खूब, और अपना अपना व्यू है, वहाँ लोग जाएंगे फ़ोटो खिंचवाएंगे, अरे यहाँ खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवा लूँ, वहाँ खड़ा होके। लेकिन मेरे कई बार लगता है कि यार मैं यूँ जहाँ मुझे जाता हूँ। ना कुछ कहना है। बचपन में ना मैंने मार्शल आर्ट्स बहुत करे थे। मार्शल आर्ट्स की बातें होती है, आज हम तलवारबाजी कह रहे हैं, पर ये तो कोई विद्या होती होगी। हाँ, एक ज़माने में एग्जैक्टली। उस विद्या का कोई नाम है? जैसे हम कलरी पायतू कहते हैं ना, ऐसा मैंने नहीं नहीं, सुना। पर तलवारबाजी सिखाने वाले लोग, हाँ, शस्त्र विद्या होती थी। शस्त्र विद्या। मतलब इवन हम जब राजाओं के पढ़ते हैं तो उनके शस्त्र गुरु तक पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप के शस्त्र गुरु जयमल राठौड़ है। क्यों? पर तो वो शस्त्र सिखाए उनको, बिना शस्त्र सिखाए। तो भाई मेरे बॉलीवुड वालों से इसलिए भी है कि भाई राजा को आपने महलों तक सीमित कर दिया, जबकि उसका पूरा जीवन बाहर ही बीतता था। कारण कि यदि उसको हथियार चलाने नहीं आएंगे तो युद्ध में जाते ही मर जाएगा। है ना। वो मैंने कहीं बहुत अच्छा एक पढ़ा था कि भाई युद्ध का अनुभव तो अभ्यास के दौरान ही होता है, युद्ध के दौरान तो केवल प्रमाण ही दिया जाता है। जब आप डेली अभ्यास करते हो ना, तब वो युद्ध वाला उस दिन तो जाके आपको परीक्षा ही देनी होती है। युद्ध तो डेली करते हो आप। इसलिए वो अंग्रेजी की कहावत है कि स्वेट मोर इन ट्रेनिंग, ब्लीड लेस इन वॉर, जो जिंदगी के लिए भी सच है। सच है। फिर से इतिहास में चले जाते हैं। मैं हमेशा ना एक टॉपिक उठा लेता हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री से और घुस जाता हूँ उसमें। हाल ही में मंगोल्स और सैमुराई के बारे में बहुत कुछ सीख रहा हूँ। जैसे हमने तलवारों के स्पिरिचुअल पावर के बारे में अभी जस्ट बात करी, उसी तरह जापान में भी ऐसे ही कुछ माना जाता था कि तलवार की खुद की लाइफ होती है, खुद की एनर्जी होती है। जब मंगोल्स ने जापान को इन्वेड करा था पहली बार, तो मंगोलियन कल्चर ना भारतीय कल्चर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। जिस तरह से हमारे में शिवजी है, काली माँ, उनमें एक देवता है जिनका नाम मेरे ख्याल से डीप ब्लू स्काई या ऐसा कुछ है। तो वो डीप ब्लू स्काई की पूजा करके फिर युद्ध करते थे। और कहा जाता है कि जब वो युद्ध करने जाते थे तो वो अपने साथ कुछ हायर स्पिरिट्स को भी लेके जाते थे जो जापान के हायर स्पिरिट्स के साथ बैटल कर रहे थे। और मंगोल्स एक्चुअली जापान में घुस नहीं पाए। हमारे यहाँ कोंकण में कांतारा देखिए आपने, तो वही लॉजिक, आवेशम, लोकल डेटीज़ वो जापान में भी होते थे। तो जापान के लोकल डेटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थे एज़ कम्पेयर टू द मंगोल डेटीज़, और उन्होंने जापान की रक्षा करी उस फेज़ में। मैं आपको यही सिनारियो राजस्थानी पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूँगा कि क्या राजपूत भी ये मानते हैं कि एक तरह का युद्ध इंसानों के बीच चलता और एक दूसरे तरह का युद्ध एक हायर रेल्म में चलता? ये थोड़ा आई नो कि आप मेरा सवाल समझ गए हो। समझ गया मैं। ऑकल्ट एस्पेक्ट ऑफ वॉर। मानसिंह का नाम सुना आपने? अकबर का जो कमांडर था मानसिंह जी, महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी का बैटल लड़ता है। मानसिंह जयपुर, तब जयपुर नहीं था, आमेर है, आमेर का राजा है। अकबर ने मानसिंह को अफगानिस्तान भेज दिया था लड़ने के लिए, अफगानिस्तान में जाके लड़ो। मुगलों की तरफ से अफगानिस्तान को पहली बार कैप्चर करने वाला बंदा ही मानसिंह। मानसिंह ने वहाँ अफगानों के 5 ट्राइब्स थे उनको हराया था, रोशनिया, यूसुफजई, अफरीदी, है ना, ऐसे 5 ट्राइब थे उनको हराया था। पश्तून ट्राइब। हाँ, इसलिए हमारे जो जयपुर का फ्लैग है वो पचरंगा है, पेंटा कलर फ्लैग है, 5 कबीलों को हराने के बाद में। वरना पहले जो जयपुर का फ्लैग था वो वाइट था, कि जयपुर के जो राजा हुए वो ये मानते थे कि हम भगवान राम के जो छोटे बेटे थे कुश, उनके डिसेंडेंट। अयोध्या का झंडा वाइट था और उसमें एक झाड़ी थी, इसलिए आमेर का झंडा बाद में वो झाड़ी वाला झंडा रहा, इसलिए झाड़ सा ही फ्लैग बोला करते थे। पर मानसिंह ने उसके बाद पेंटा कलर कर दिया था क्योंकि 5 कबीले रहे थे। तब हमारे आता है कि मानसिंह से थोड़ा पहले एक उनके पूर्वज हुए थे जिनका नाम था सांगा। मेवाड़ वाले सांगा नहीं, जो बहुत बड़े राजा हुए, एक सांगा मानसिंह के परिवार में हुए जी। तो कहते हैं कि अफगानिस्तान में जब मानसिंह ने पहले दिन लड़ाई लड़ी तो वहाँ पठानों के खिलाफ पार नहीं पड़ी, तो उसने अपने उन पूर्वजों को याद किया
कि मैं यहाँ आया हूँ, मेरी पार नहीं पड़ रही है, मुझे युद्ध जीतना है, ऐसा माना जाता है। कितना सच्चा कितना झूठा ये सब विश्वास करने पर कुछ चीज़ें आस्था पे टिकी होती है कि अगले दिन के युद्ध में वो जितने भी लोग थे जो उसके पूर्वज थे, हमारे राजस्थान की लोकल भाषा में उनको बोलते हैं भोमिया। भोमिया जो भूमि की रक्षा के लिए लड़ते हुए मारे गए, लैंड के लिए सैक्रिफाइस किया था, भूम के लिए सैक्रिफाइस किया, वो भोमिया है। शहीद है ना, वीर गति को जो प्राप्त हुए, वो भूमि आए और उन्होंने कहा कि तू तो हमको याद करके इस बार लड़ना और तेरे को बाकायदा युद्ध जितवाया जाएगा। और उसके बाद मानसिंह जीतता है और फिर वो जयपुर के अंदर उन सांगाजी का बहुत बड़ा मंदिर बनवाता है। तो जयपुर में सांगाजी का मंदिर है और उन्हीं के नाम पर जयपुर में एक पूरी कॉलोनी है सांगानेर। हमारे जो अभी राजस्थान के सिटिंग सीएम साहब है भजन लाल जी शर्मा, वो जहाँ से एमएलए का चुनाव लड़ते हैं वो सीट सांगानेर ही है। तो सांगानेर उन सांगाजी के नाम पे। तो कहते हैं मानसिंह अफगानिस्तान से उनको वापस साथ में लेके आया था अपने, कि आप अब मेरे साथ ही रहिए, मेरे साथ चलिए। फिर कहते हैं मानसिंह उनको बंगाल में जो मानसिंह ने जीते युद्ध लड़े थे उनके अंदर उन सांगाजी ने हेल्प की थी। तो ऐसी खूब सारी स्पिरिचुअल पावर की बातें हैं। और इवन आप राजस्थान में इतने सारे भूमियों के मंदिर देखेंगे, इतने सारे भूमियों के मंदिर देखेंगे, मतलब आप राम कृष्ण इनके टेम्पल है, पर हमारे गांव-गांव में जो बने हुए हैं वो उन स्पिरिचुअल पावर के हैं जो धरती के लिए काम आ गए थे, जो हमारे पूर्वज थे। हमने उनको उस रूप में लिया कि वो बाद में भी हमारी सहायता करते हैं, बाद में भी हमारी रक्षा करते हैं। वाह वाह। और वो तंत्र विद्या के बारे में भी बताइए जो आपने मुझे जस्ट पॉडकास्ट से पहले बताया। मेरा तो ये है कि भाई राजस्थान में हमारे तंत्र पे खूब सारी किताबें लिखी गई जी, है ना, एक्सप्लोर नहीं हुई। नए बात में वो किसी ने पढ़ी से हमारे, मैं बीकानेर का हूँ, हमारे बीकानेर में एक 17वीं सेंचुरी में एक राजा हुए थे अनूप सिंह। तो अनूप सिंह के टाइम में तंत्र पे खूब अच्छी अच्छी किताबें, अनूप विवेक नाम किताब है। कुंभा जो थे, कुंभा के टाइम में तंत्र पर किताबें लिखी गई। जब उस समय तंत्र था तो वो लोग उसका प्रयोग भी करते थे, युद्ध में भी कैसे किया, क्या किया, वो सब बातें अभी तक हमारे सामने नहीं है। तो वो एक्सप्लोर होगी तब और खूब सारी चीज़ें निकल के आएगी। ऐसे अभी आपने तलवार वाली और बात कही तो मेरे वापस एक चीज़ दिमाग में आती। राजस्थान में हमारे जैसे ये हुआ कि बॉर्डर मूवी देखिए, बॉर्डर में तो क्या सुनील शेट्टी की शादी हो जाती है और उसके बाद उसको इन्विटेशन आता है भाई युद्ध के लिए जाना है आपको। ऐसा भी तो सकता ना कि शादी के लिए जाने वाली हो और युद्ध के लिए बुला लिया जाए। मैं दूल्हा बनाऊं, अभी मेरे को मैसेज आया युद्ध के लिए जाना, तो भी जाना पड़ेगा। हमारे ऐसा मानते हैं कि लड़की के यदि तेल चढ़ा दिया जाए, लड़की की शादी से पहले एक तेल चढ़ाने की रस्म होती है, तो उसके बाद लड़की कुमारी नहीं रहनी चाहिए, उसकी शादी होगी। आप फिर ये नहीं कह सकते कि साहब आप दूल्हा नहीं आ पा रहा है उसके बाद शादी होगी, तो फिर दूल्हा जा ही नहीं पा रहा, आप किससे करोगे शादी? तो तलवार भेजते थे, लड़की की शादी तलवार के साथ कर देते। वो तलवार उस योद्धा की प्रतीक है। तो मतलब तलवार जीवंत है, इसका मतलब लाइव है, उसको मनुष्य की आत्मा है उसके अंदर। तो आप उस खांडे के साथ में शादी कर सकती है, लड़की उसके साथ में आ जाती, वो यदि युद्ध लड़के जब आएगा ठीक है, पति पत्नी। ओके। मैंने कुछ सवाल प्लान करे थे इस एपिसोड के लिए, वो आपने जवाब दे दिए। हाँ। कुछ सवाल प्लान नहीं करे थे बट मुझे वो सवाल दिख रहे हैं मेरे दिमाग में। एक दो साल पहले मैं उदयपुर गया था। उदयपुर में बहुत बढ़िया होटल्स बनाए गए हैं। मैं एक होटल में रहा था, उदय विलास। वहाँ उनका जो मेन गार्डन है, वहाँ बीच में कार्तिकेय भगवान की एक बहुत बड़ी मूर्ति सजाई गई है वो। और ये मैंने खुद के आंखों से देखा है कि वहाँ जो मोर है उस बगीचे में, उस मूर्ति के आसपास आकर बस ठहर जाता है। ये भी कहा जाता है कि सुबह सुबह जब सूरज की रोशनी उस मूर्ति पर गिरती है तब मोर उस मूर्ति के सामने आकर माथा टेकते हैं। अच्छा। तो जब मैंने वो मूर्ति पहली बार ज़िंदगी में देखी, कुछ बदला मेरे में और कार्तिकेय भगवान से बहुत कनेक्शन फील हुई। और उसके बाद जेन्युइनली कार्तिकेय भगवान की एक एंट्री हुई है मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से मैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे ये भी पता चला है कि एक ज़माने में हरियाणा में कार्तिकेय भगवान की बहुत पूजा होती थी। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में कहाँ होती है कार्तिकेय भगवान की पूजा, हर किसी को जवाब पता है, तमिलनाडु, साउथ। पर सच तो यह है कि जहाँ जहाँ भारत में योद्धा जन्मे वहाँ कार्तिकेय की पूजा हुई है हिस्ट्री में। स्कंद कार्तिकेय के बारे में पूछना चाहूँगा, राजपूत हिस्ट्री से रिलेटेड। एग्जैक्टली, बड़ी जोरदार चीज़ बोली आपने। एक तो हरियाणा और एक योद्धा शब्द बोला। अभी हम जब टाइमलाइन की बात कर रहे थे, राजस्थान में बहुत पुराने टाइम में एक क्षत्रिय जाति थी योद्धे। योद्धियों की राजधानी थी रोहतक।
हरियाणा में रहता जी। है, वो कार्तिकेय के उपासक थे। वो कार्तिकेय को मानते थे। उनकी मूर्तियां वगैरह उस प्रकार की मिलती है, उनकी जो सील्स वगैरह मिलती है उन पे लिखा हुआ है अयोध्या नाम बहुधान्यक। उस समय रोहतक को बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था। योद्धे कितने बड़े क्षत्रिय रहे होंगे कि रुद्रदामन जो गुजरात का एक बहुत बड़ा राजा होता है, जो गिरनार में अपना अभिलेख लगवाता है, वो लिखवाता है कि क्षत्रियों में जो वीर की उपाधि धारण करने वाले योद्धे थे, जिन्होंने कुषाणों को हरा दिया है, उनको मैंने हराया है। तो वो उनको हरा के भी प्राउड फील कर रहा है उन योद्धियों को। योद्धियों ने कुषाणों को हराया। कुषाण मध्य एशिया से आने वाली एक जाति थी जो पंजाब पर कब्जा कर गए थे। योद्धे हमारे हरियाणा, गंगानगर और हनुमानगढ़, नीचे हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ती है हमारे रंग महल, वहां तक आई हुई एक जाति थी। और ये उस पूरे बेल्ट में योद्धे थे और योद्धियों ने भगवान कार्तिकेय की खूब पूजा की। योद्धा से योद्धे, आपने बोला जहां जहां योद्धा है तो उस जाति का नाम ही योद्धे था। दो चीजें बताई जाती, या तो कि योद्धा से योद्धे बन गया शब्द, एक ऐसा भी माना जाता है कि नहीं वो युधिष्ठिर के वंशज थे, युधिष्ठिर के वंशज थे इसलिए योद्धे कहलाए। वो दोनों हो सकता, कुछ भी हो सकता। वही योद्धे बाद में हमारे कन्वर्ट हुआ नाम और जोइया हुए। जोइया राजपूत रहे उस इलाके में बहुत लंबे टाइम तक। तो वो जो है ना भारत के इतिहास में डिसकंटिन्यूटी है, वो डिसकंटिन्यूटी कहीं कहीं जुड़ती भी है। यदि हम उसको ढंग से पढ़ें तो वो डिसकंटिन्यूटी जुड़ती योद्धियों के अंदर है कि योद्धियों को बाद में जोइया के नाम से जाना गया। हालांकि बाद में तो जोइया खूब सारे रिलीजन ही चेंज कर गए, मुसलमान हो गए जोइया। पर जोइयों के एविडेंस बहुत बाद तक मिलते हैं, जब तक बीकानेर में राठौड़ों की स्थापना नहीं हो गई थी तब तक जोइये उस क्षेत्र में बड़े प्रभावशाली थे। तो कार्तिक के भगवान योद्धियों के हमारे मुख्य देवता थे। राजस्थान हरियाणा दोनों में कार्तिक के भगवान की पूजा होती थी। योद्धियों के बारे में पुराने रेफरेंस जितने भी उनके अंदर लिखा हुआ है कि वो आयुध जीवी जाति है, मतलब हथियारों से अपना जीविका चलाने वाली जाति है, शस्त्रोपजीवी है, कि वो युद्ध लड़ने वाले लोग हैं। तो जो आपने बात कही कि जो युद्ध लड़ने वाले जहाँ जहाँ थे वहाँ पे भगवान कार्तिक के रहे, उसका एक बड़ा एग्जाम्पल योद्धा है। वही आई फील हम 2026 में भारतीय होने के नाते हमें खुद से ही पूछना चाहिए कि सिर्फ एक ही जगह पे कार्तिकेय की पूजा क्यों हो रही है। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को स्टडी करता हूँ। जहाँ जहाँ यूरोपियंस पहुँचे कब्जा करने, वहाँ के जो वॉर डेटीज थे, युद्ध के देवता, युद्ध के देवताओं के मंदिरों को तोड़े गए हैं दुनिया भर, ताकि हिस्ट्री डिसकंटिन्यूअस रहे, ताकि हम ही भूल जाए कि हमारा पास्ट क्या है। ऐसा दोनों द्वारा किया गया, यूरोपियंस द्वारा भी, यूरोपियन से पहले जो टर्क और अरब आए थे उनके द्वारा भी इसी प्रकार की चीजें। यूरोपियंस ने सीखा कहाँ से? वही है उन्हीं से। ये मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में कहा है कि हर किसी को ना जिंदगी में एक बार लंदन जाना चाहिए, एक बार जिंदगी में, और लंदन म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री में जाना चाहिए। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने राज करा था वहाँ से मूर्तियों को चुरा के उस म्यूजियम में रखा गया। बहुत अजीब फीलिंग होती है। वहाँ कोई अंग्रेज़ जाते नहीं, मोस्टली दुनिया भर के लोग जाते हैं खुद के कल्चर को समझने के लिए। वहाँ चामुंडा माँ का भी एक बहुत बड़ा विग्रह है और जहाँ नाक तोड़ा गया, ठीक स्फिंक्स की तरह जो इजिप्ट में है, वहाँ भी नाक तोड़ा गया। कहा जाता है कि किसी मूर्ति का नाक जब आप तोड़ते हो तो उस मूर्ति की प्राण शक्ति चली जाती है। अच्छा, ये लॉजिक है, क्योंकि प्राण हम सांसों से अंदर लेते हैं। तो ये एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। एंड आई एम श्योर कि मंदिर तोड़ने से भी कुछ तो एनर्जी वाइज बदलता होगा किसी क्षेत्र में। यही मंदिर तोड़ने का लॉजिक होता है हिस्टोरिकली स्पीकिंग। नहीं, मंदिर है ना, जैसे हमारे राजस्थान में भी, पूरे भारत में भी मंदिर दो काम कर रहे थे उस समय। हमारे राजस्थान में मंदिर स्पिरिचुअल प्लेस तो है, वो स्कूल थे। आपने एजुकेशन डिसकंटिन्यू कर दी पूरी। 700 से लेके 1700 तक, जब तक अंग्रेज नहीं आ गए थे तो एजुकेशन कोलैप्स ही कर गई, एजुकेशन है ही नहीं। अंग्रेजों ने आके बाद में जो एजुकेशन लगाई वो अपना सिस्टम लागू कर दिया, अपना सिस्टम लागू कर दिया। वो अब तक अपने नहीं समझ में आ रहा कि क्या है क्या नहीं है उसके अंदर। आपको लगता है कि कार्तिकेय की पूजा लौट कर आएगी राजस्थान में? आनी चाहिए। मुझे लगता है अपना पॉडकास्ट सुनने के बाद ही यदि कोई कर ले शुरू तो भी की जानी चाहिए, मंदिर बनाए जाने चाहिए। और वो पुराने देवता थे, इतने सदियों से हमारे पूर्वज जब उनको पूज रहे थे तो कुछ तो पूर्वजों ने सोच के पूजा होगा। इसी बात पे कर लेना चाहिए कि यार बड़गों ने किया था, आप कर लिए। मैं मानता हूँ कि जो लोग अब तक ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं ना, उनका जेन्युइन इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में। मैं एक दो चीज़ें कहना चाहूँगा। पहले तो ये जानो कि कार्तिकेय को पूजने से बहुत बदलता है ज़िंदगी में। विल पावर बहुत बढ़ता है, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन बहुत बढ़ता है। दूसरी चीज़, अगर जेन्युइनली कार्तिकेय को समझना, जाओ तमिलनाडु,
या अगर तमिलनाडु नहीं जाना तो कर्नाटका जाओ, कुक्के सुब्रमण्य मंदिर जाओ और महसूस करो कि कार्तिकेय की एनर्जी क्या होती है, और ये जानो कि आपके पूर्वज जानते थे कार्तिकेय भगवान को, वो आपके खून में है अभी भी, बस उसे जगाना है, उस तत्व को। आप कुछ कहना चाहोगे? मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, हमारे योद्धियों ने हरियाणा राजस्थान पूरे में पूजा की है। सतलज का पूरा प्रदेश जोयावाड़ कहलाता था, योद्धे बाद में जोइये बन गए थे, जोयावाड़ कहलाता था। तो क्यों नहीं की जानी चाहिए? मेरे को तो खुद ने आपने अच्छा आइडिया दिया, मैं तो इस बार खुद जाके आऊँगा। एक आखिरी चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत सारे तंत्र के पॉडकास्ट करे हमने, जहाँ ज्योतिष की बातें होती है, पर पूरे देश के ज्योतिष की, कि भारत का भविष्य क्या है। मैं मानता हूँ कि दुनिया भर युद्ध की शुरुआत अब हो रही है। हाँ, जैसे ट्रम्प बावड़ा हुआ है 2-3 साल बाद भारत की एंट्री होगी इस क्षेत्र में, तब कार्तिकेय पूजा की ज़रूरत होगी। और नागरिक होने के नाते, सनातनी होने के नाते ना, ये सब जानना चाहिए कि वॉर डेटीज़ है ही क्यों, भैरव जी कौन है, माँ काली कौन है, कार्तिकेय कौन है, बस इतना। इवन एक क्षत्रियों के देवता रेवत, नाम ही नहीं जानते। बताओ। हमारे पुराने जो रेफरेंस मिलेंगे उनमें रेवत का उल्लेख मिलता है। रेवत को क्षत्रियों का देवता बताया गया। अब बाद में तो रेवत को घोड़े के रूप में पूजा जाने लगा, पर रेवत जो वो क्षत्रियों के देवता है। कौन से देवता की तरह है वो? उसको सूर्य भगवान। वाह वाह, ओके। अब इस नज़रिए से राजपूतों को स्टडी करते हो, ये ऑकल्ट हिस्ट्री या देवता से? अभी तक नहीं की मैंने इतनी, क्योंकि मेरा ज़्यादा जो रहा वो इलाका ये रहा, पर मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा है कि एंशिएंट के बारे में खूब सारी चीज़ें जानी जाए। अपने पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है ज़्यादा। जैसे जैसे मिलते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार पुराने टाइम में कैसे लोग थे क्या नहीं थे। तो पढ़ूंगा मैं, और पढ़ूंगा इस बारे में। अगली बार आपसे मिलूंगा तब मैं। सॉरी आपको ऐसे ठहरा कर सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि ऑकल्ट एलिमेंट ऑफ हिस्ट्री। ओके, हम ऑलमोस्ट पॉडकास्ट के अंत तक पहुँच चुके हैं। मैं आपसे राजपूत हिस्ट्री के बारे में पूछना चाहूँगा एक मॉडर्न डे पर्सपेक्टिव से भी। मराठों के वक्त, सिख एम्पायर के वक्त क्या हो रहा था राजस्थान में? अच्छा, मैंने जैसा आपको बताया उस टाइम, एक तो कि भाई जब मराठा राइज कर रहे हैं ना, तो मराठा राइज कर रहे हैं शिवाजी के टाइम जी, मतलब औरंगजेब के समकालीन। दिल्ली में औरंगजेब था, जब यहाँ पे शिवाजी, महाराजा छत्रपति शिवाजी जब राइज कर रहे हैं, उस समय राजस्थान में मेवाड़ में महाराणा है राज सिंह, और उधर मारवाड़ के अंदर थे हमारे एक सेनापति दुर्गादास राठौड़। तो उनकी बड़ी गजब लड़ाइयाँ हैं दोनों की। इवन ऐसे खूब सारे रेफरेंस मिलते हैं कि शिवाजी, महाराज छत्रपति शिवाजी जैसे औरंगजेब को एक लेटर लिखते हैं, तो उसके अंदर लिखते हैं भाई औरंगजेब ने जजिया कर ले लिया था। नॉन मुस्लिम से एक टैक्स लिया करते थे जिसको जजिया बोलते थे। तो महाराज छत्रपति शिवाजी ने कहा कि भाई मेरे बड़े भाई साहब है राज सिंह जी, उनसे लेके दिखाओ ये टैक्स। शिवाजी ने भी नहीं दिया था यहाँ पे, और कि उधर राज सिंह से लेके दिखाओ। तो राज सिंह बड़े हुए। राज सिंह ने, श्रीनाथ जी मंदिर गए हो कभी आप? नाथ द्वारा। हाँ। तो श्रीनाथ जी का मंदिर इसलिए बना है कि औरंगजेब मथुरा के मंदिर को तोड़ना चाहता था, इसलिए मथुरा के जो पुजारी जी थे गोविंद दास जी और दामोदर दास जी, वो उस मूर्ति को लेके निकले कि कौन इस मूर्ति को बचा सकता है। तब मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने, वो गांव का नाम सिहाड़ है, उस गांव का नाम नाथ द्वारा नहीं है, सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति लगाई, इसलिए उसको श्रीनाथ द्वारा कहते हैं। और उन्होंने तब कहा था उन पुजारी जी को, उन्होंने कहा भाई यहाँ पे आगे औरंगजेब तोड़ देगा तो, कि मेरे 1 लाख सैनिक जब तक अपनी जान नहीं गंवा देंगे तब तक औरंगजेब इस मंदिर को कुछ ही नहीं कर पाएगा, और 1 लाख सैनिक मेरे जाएंगे तो औरंगजेब के 2-2.5 लाख लेके मरेंगे, इसलिए इस मंदिर को मैं कुछ ही नहीं होने दूंगा, आप चिंता मत करो। औरंगजेब हमारे रूपनगढ़ अजमेर के पास एक जगह पड़ती है, वहाँ की एक राजकुमारी चारुमती से ज़बरदस्ती विवाह करना चाहता था। राज सिंह जी को वो राजकुमारी मैसेज करती है कि औरंगजेब मेरे से ज़बरदस्ती विवाह करना चाहता है। राज सिंह जी उस राजकुमारी से शादी करते हैं, औरंगजेब से युद्ध करते हैं और औरंगजेब की सेना को अजमेर से वापस भगाते हैं। मारवाड़ में अजीत सिंह को औरंगजेब राजा नहीं बनने दे रहा था। औरंगजेब राजा नहीं बनने दे रहा था, तो राज सिंह जी सपोर्ट देते हैं उधर, और औरंगजेब की सेना को खूब सारी युद्धों के अंदर हराते हैं। औरंगजेब बाद में साउथ ही आ गया था, नॉर्थ उसने छोड़ दिया था। उसके बाद महाराज छत्रपति संभाजी से लड़ने के लिए साउथ में आ गया था। तो मराठा एम्पायर के राज के टाइम तो ये सब चल रहा था उधर राजस्थान के अंदर। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर जाता है। मुगल एम्पायर को डिक्लाइन करवाने में भी राजस्थान का बड़ा रोल है। औरंगजेब के ठीक बाद में औरंगजेब का बेटा राजा बनता बहादुर शाह प्रथम। राजस्थान की 3 बड़ी स्टेट, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ये तीनों अलायंस बनाते हैं। अलायंस बना के बहादुर शाह से 3 लड़ाइयाँ लड़ते हैं। वो बहादुर शाह से एक लड़ाई लड़ते हैं जोधपुर के अंदर, जब अजीत सिंह को वहाँ पे राजा बनाते हैं, और मुगलों का वहाँ पर जो कमांडर था जफर खान, उसको वहाँ से निकालते हैं, जफर कुली बेग को।
वो एक लड़ाई लड़ते हैं सांभर का युद्ध, लेक सांभर, जो आपने सांभर लेक सुनी हो तो कभी, वहाँ पर जयपुर का राजा सवाई जय सिंह मुगलों को हराता है और सैयद खान जो था उसको हरा के वहाँ से भगाता है। वो एक लड़ाई लड़ते हैं अजमेर के पास में बांदनवाड़ा, बैटल ऑफ बांदनवाड़ा, जिसके अंदर मेवाड़ के जो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड है वो रणबाज खान को हराते हैं। मुगल उसके बाद में भारत में कोई युद्ध नहीं कर पाए। तो मुगलों का जो डिक्लाइन है उसके बाद में, बहादुर शाह के बाद में, उसमें राजस्थान का बड़ा रोल है। सिख एम्पायर बहुत बाद में है, सिख एम्पायर तो 1800 के भी बाद में आता है। तब तक राजस्थान के अंदर लड़ाइयाँ वगैरह सब बंद हो गई थी, तब तक उधर अंग्रेज आ गए थे, और अंग्रेजों के आने के बाद की जो हिस्ट्री है वो राजस्थान में शांति की हिस्ट्री है, उधर कोई लड़ाइयाँ नहीं है उसके बाद। अंग्रेजों से बाद में ट्रीटीज हो गई थी। तो ये बड़ा सा रहा है राजस्थान। पर राजस्थान की हिस्ट्री में ना, आप इस बार कभी और देखोगे, राजस्थान की हिस्ट्री में एक बड़ा जोरदार एलिमेंट रहा है, विमन, महिलाएं, है ना। मतलब वो मुख्य पार्ट है। आप बिना महिलाओं की बात की राजस्थान की हिस्ट्री कंप्लीट ही नहीं कर सकते कभी, दोनों प्रकार से। आपको राजस्थान में ऐसा देखने को मिलेगा कि किसी महिला ने अपने आन बान की रक्षा के लिए, कि मेरे को टच भी नहीं कर दे दूसरा, जोहर कर लिए। आप पद्मावती में जो देखते हैं रानी पद्मिनी का जोहर, कि भाई पर पुरुष मुझे टच भी नहीं कर पाए, मैं अग्नि में जल जाऊंगी, कोई दूसरा टच भी नहीं करना चाहिए। तो ये तो उनकी वो प्योरनेस, पवित्रता जिसे हम कहते हैं, वो दिखती है। फिर राजस्थान की हिस्ट्री में उतनी महिलाओं की बहादुरी के किस्से मिलते हैं खूब सारे। हमारे मेवाड़ में महाराणा है राज सिंह सेकंड। राज सिंह सेकंड के टाइम में मराठों का एक हमला है। सिंधिया और होलकर ने बाद में राजस्थान में खूब उजाड़ किया था। होलकर आ गए थे इंदौर में और सिंधिया आ गए थे ग्वालियर के अंदर, और इन्होंने बाद में राजस्थान में खूब इधर उधर अटैक करने शुरू कर दिए थे। ऐसे किसी एक अटैक में राज सिंह जी को लगता है मेरी सेना कम है। राज सिंह सेकंड, पहले वाला राज सिंह औरंगजेब के टाइम वाला अलग है, दूसरा। उन्होंने एक समाचार भेजा अपने सारे कमांडर्स के पास, युद्ध में सभी को हाजिर होना जरूरी है, यदि कोई युद्ध में हाजिर नहीं हुआ तो उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। हमारे भीलवाड़ा में एक छोटी सी जगह पड़ती है कोसीथल, वहाँ के जो कमांडर थे उनकी उम्र 5 साल, पिता की डेथ हो गई थी, 5 साल की उम्र का एक बच्चा वहाँ पे फ्यूडल बनाया हुआ है, उसकी मम्मी शासन संभाल रही है। उसकी मम्मी को जाके मैसेज कहा, भाई तुम्हारे बेटे के लिए मैसेज आया है कि युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ेगा वरना जमीन जब्त कर ली जाएगी। उसकी मम्मी ने सोचा 5 साल के बेटे को तो कैसे भेजा जाए। वो महिला खुद युद्ध लड़ने के लिए जाती है, पुरुष वेश धारण करती है, युद्ध लड़ने के लिए जाती है। मेवाड़ युद्ध लड़ता है, युद्ध को जीतता है। शाम को जब घायलों को उठा रहे थे तो उन घायलों में एक महिला मिलती है जिसके तलवार लगी है यहाँ पे, इसलिए उसके खून निकलने से उसके बाल पूरे गीले हो गए। एक अंधेरे में जब हाथ डाला एक सेनापति ने तो उसके बाल हाथ में आए। तो उसने पूछा, ये कौन हो तुम, जासूस हो? वह महिला उस समय जासूस का काम किया करती थी, कोई जासूस के रूप में नहीं भेज दी गई हो। उसने कहा यदि राणा जी को बुलाया जाए तो मैं बात बता दूंगी वरना नहीं बताऊंगी। राणा जी को बुलाया गया। राणा जी ने उसको बुला कहा कि तुम मेरी बहन लगती हो, तुम्हारे 7 खून माफ कर दिए जाएंगे, 7 मर्डर करके ये तो भी सजा नहीं दूंगा, बताओ सही कौन हो? उसने कहा मैं कोसीथल के ठाकुर की माँ हूँ। आपने कहा था कि जो नहीं आएगा उनकी जागीर जब्त कर ली जाएगी, और मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे की जागीर जब्त कर ली जाए। राणा राज सिंह रोने लग गया था। उसने कहा तुम्हारे जैसी महिलाएं जब तक जिंदा है ना, मेवाड़ का कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता। मांग, तू मांगेगी वो मिलेगा। उसने और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जब पगड़ी बांधे तो उसमें अलग से कुछ ऐसा लगाया जाए कि लोगों के बीच में दिखे। फिर एक कलंगी दी गई लगाने के लिए कि तुम्हारा बेटा ये पगड़ी में कलंगी लगाएगा, ताकि मेवाड़ में अलग से दिखे कि उस बेटे की रक्षा के लिए माँ आ गई थी। वाह। तो महिलाओं के किस्से भरे पड़े हमारे, है ना। हमारे छापोली नाम की जगह पड़ती है एक झुंझुनू में, वहाँ से सुजान सिंह नाम का 20-22 साल का लड़का शादी से लौट रहा होता है, और बीच में पता चलता है कि औरंगजेब की सेना खंडेला में मोहन जी का मंदिर तोड़ने के लिए आ रही है। वो घर नहीं जाता, बीच में रुकता है, सेना से लड़ता है, उस मंदिर को तोड़ने से बचाता है। वो जो लड़की जो नवविवाहिता है, न्यूली वेडेड ब्राइड है, जो अभी तक अपने घर भी नहीं पहुंची है, उसका पति बीच में वीरगति को प्राप्त हो, उसके साथ में सती हो जाती है। अच्छा, ये सती वाला एग्जाम्पल भी पूरे भारत में है। मैं अभी लेटेस्ट न्यू ईयर पे कर्नाटक था, कुर्ग सुना आपने? कुर्ग से भारत के 2 बड़े जनरल रहे हैं। भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष KM करियप्पा सर कुर्ग से थे, और भारत के एक बहुत बड़े लेजेंडरी थल सेनाध्यक्ष हुए हमारे थिमैया, जनरल थिमैया कुर्ग से थे। मैं कुर्ग में वहाँ का फोर्ट देखने के लिए गया, मडकेरी फोर्ट है वहाँ पर। तो वहाँ एक म्यूजियम बना हुआ है। एक्चुअली वो चर्च है जो पहले वीरभद्रेश्वर मंदिर था, जिसको अंग्रेजों ने चर्च में कन्वर्ट कर दिया, और अब उसको म्यूजियम बना रखा है। तो हमने म्यूजियम देखा। म्यूजियम से बाहर निकले तो मेरी वाइफ हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखती है, तो उन्होंने मुझे कहा अरे ये इधर साइड में कुछ पड़े हैं।
खूब सारे सती स्टोन्स और खूब सारे हीरो स्टोन्स पड़े। सती स्टोन्स, जब सतियां होती थी ना तो उनकी याद में स्टोन लगाए जाते, ये महिला इसके साथ सती हुई थी, ये योद्धा यहाँ पर लड़ता हुआ मारा गया था। खूब सारे हीरो स्टोन और खूब सारे सती स्टोन थे। इसका मतलब महिलाओं की वीरताओं के किस्से अक्रॉस द बॉर्डर है। इस प्रकार की खूब सारी चीजें हैं। तो राजस्थान की हिस्ट्री को इस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि राजस्थान में महिलाओं के अब पन्ना दहाय को कैसे सोच सकता है कि एक महिला, पन्ना दहाय का सुना आपने नाम? मतलब एक राजा है, उसको दूसरा आदमी मारना चाहता है, वो महिला अपने बेटे को उसकी जगह सुला देती है कि राजा को बचाना जरूरी है। वो अपने बेटे का बलिदान दे देती है, चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाते हैं। उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी हैं। उस दिन यदि वहाँ उदय सिंह का बलिदान हो जाए तो महाराणा प्रताप पैदा नहीं हो पाए। पन्ना दहाय वो प्रातस्मरणीय महिला है। तो राजस्थान इस मामले में बड़ा अलग रहा है। अगर किसी को राजपूतों का इतिहास और करीबी से जानना है तो राजस्थान में कहाँ जाना चाहिए? जाने से तो मेवाड़ ही है इस मामले में, तो रिच सबसे अधिक मेवाड़ है कि मेवाड़ के बारे में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, वो पूरा जो इलाका उसी प्रकार का इलाका है। पर इससे अच्छा बुक्स पढ़नी चाहिए, है ना। रिकमेंडेशन जैसे गौरी शंकर हीराचंद ओझा एक बहुत अच्छे हिस्टोरियन हुए। आप देख लो, इतने अच्छे हिस्टोरियन है कि उन्होंने एक बुक लिखी थी प्राचीन लिपि माला। इसमें स्क्रिप्ट्स की बात की हुई है, भारत में कौन कौन सी स्क्रिप्ट है, और वो भारत के ज़्यादातर अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर आज भी वही बुक पढ़ाई जाती है। तो GH ओझा राजस्थान पर बहुत अच्छा लिखे गए हैं, GH ओझा को पढ़ा जाना चाहिए। दशरथ शर्मा राजस्थान पे बहुत अच्छा लिखे गए हैं, दशरथ शर्मा को पढ़ा जाना चाहिए। टोड ने लिखा था राजस्थान पे खूब सारा, पर टोड वाले में खूब सारी गलतियां हैं, तो टोड वाली जो गलतियां उनको दूर करते हैं। एक घनश्याम लाल देवड़ा एक हिस्टोरियन है, उनकी एक बहुत अच्छी बुक है राजस्थान इतिहास के अभिज्ञान रूप, वो देखी जानी चाहिए कि किस प्रकार की चीज़ें हैं। राजस्थान की हिस्ट्री में अभी तक भी खूब सारी चीज़ें हैं जो बाहर आनी बाकी है। हमारे एक फोक डाइटी के रूप में हम पूछते हैं वहाँ पे गोगा जी महाराज। गोगा जी को झारखंड से लेकर राजस्थान तक पूछते हैं। बंगाल पूछता है, यूपी बिहार पूछता है गोगा जी को, पंजाब पूछता है गोगा जी को, हरियाणा पूछता है, राजस्थान पूछता है, केवल फोक डाइटी के रूप में। क्योंकि गोगा जी वो थे जिन्होंने मोहम्मद गजनवी से लड़ाई कर ली थी, महमूद गजनवी से लड़े थे, पर अभी तक भी उनको इस तरीके से नहीं देखा जा रहा। अभी मोदी जी ने जब कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा, सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाला गजनवी था, तो गजनवी की सेना जब राजस्थान से गुजर रही है तो एक जो लड़ाई है वो गोगा जी की लड़ाई है, पर गोगा जी को उस तरीके से देखा नहीं जा रहा, हम केवल उनको डेटी के रूप में देख रहे हैं। पर उस समय लोगों ने उनको इसलिए पूजा होगा कि यार ये योद्धा है, वॉरियर है, जिन्होंने अपने लिए युद्ध किया, मंदिरों को बचाने के लिए, गायों को बचाने के लिए। आप राजस्थान की ज़्यादातर यूँ लड़ाइयाँ देखोगे ना, तो कि मातृभूमि की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए, ज़्यादातर लड़ाइयाँ इस प्रकार की मिलेगी आपको। तो वो सब चीज़ें आनी चाहिए लोगों के सामने कि उन लोगों ने क्या किया था। धन्यवाद कि आज 1% ऑफ राजपूत हिस्ट्री कवर हुई है। करेक्ट, 99% बाकी है। बाकी ये बस राजपूत हिस्ट्री की शुरुआत है पॉडकास्ट की दुनिया में। होपफुली राजपूत हिस्ट्री को और करीबी से जानेंगे। राजीव भैया मज़ा आ गया, बस ये कहना चाहूँगा। मेरे एक दोस्त हैं, वो पॉडकास्ट पे बहुत पहले आ चुके हैं, उनका नाम है लक्षराज जी, उदयपुर के लक्षराज, मेवाड़ राणा जी। बहुत बहुत ही नेक दिल के इंसान है, और उनके साथ मुझे राजपूत हिस्ट्री पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। उस डॉक्यूमेंट्री में प्लीज़ आप भी आ जाना। आप जैसा फरमाओगे। हम तीन कहीं तो जाएंगे, ताकि वो जो बाकी का 99% है उसे पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। सिर्फ भारत तक क्यों, पूरी दुनिया को जानना चाहिए। और जो फिल्म आप बनाना चाह रहे हो, मैं तो यूँ कहता हूँ कब बनेगी भगवान जाने, पर मेरी इच्छा है कि कभी बनाऊंगा मैं। हाँ, वो बननी चाहिए। तो होपफुली कोई बॉलीवुड के डायरेक्टर ये एपिसोड देख रहे हैं। आप ना कभी और आपके कोई डायरेक्टर को जानकर हो तो उनको कहना। हमारे राजस्थान में एक जालोर जगह पड़ती है, जालोर में एक राजकुमार हुआ वीरमदेव सोनगरा। अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान था, उसकी बेटी थी फिरोजा। वो वीरमदेव सोनगरा से प्रेम करती है, वो वीरमदेव सोनगरा से विवाह करना चाहती है। अलाउद्दीन वीरमदेव सोनगरा को कहता है कि तू मेरी बेटी से शादी कर ले। वीरमदेव सोनगरा मना करता है। अलाउद्दीन सेना भेजता है, 7 बरस तक लड़ते हैं। वो शादी के लिए मना कर देता है। 7 बरस बाद वो लड़ता हुआ मारा जाता है। उसकी डेड बॉडी को दिल्ली लाते हैं। फिरोजा अलाउद्दीन की बेटी उसकी डेड बॉडी को लेकर यमुना में कूद जाती है। वीरमदेव फिरोजा वाह, और बड़ा गजब हैंडसम राजकुमार था। मतलब वीरमदेव की हमारे वैसी बातें हैं कि वीरमदेव के ना ये बाल नहीं थे,
और पहले ये बाल नहीं होना बड़ा बुरा माना जाता था। आप पापा की उम्र के, दादाजी की उम्र के लोगों को देखो कि कान में से भी बाल बाहर आ रहे हैं, चेस्ट पे खूब सारे बाल मिलेंगे। तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने दिन मजाक मजाक में उसको कहा था वीरमदेव को, वीरमदेव जब भगवान ये बाल बांट रहा था तो तुम कहाँ चले गए थे? तो उसने कहा अलाउद्दीन को वापस कि भगवान जहां बुद्धि बांट रहा था ना, विजडम, वहां मैं 2 बार चला गया था, इसलिए मेरे में बुद्धि तो डबल है, बाल नहीं है। तेरे बाल डबल है पर बुद्धि नहीं है तेरे। तो वीरमदेव सोनग्रा पे बननी चाहिए मूवी, था गजब कैरेक्टर। वाह आदित्य धार भैया, सुन रहे हो ये पॉडकास्ट? वही बना सकते हैं। या तो फिर राजामौली टाइप के कोई बनाए और वैसा ही दिखाया जाए, है ना भाई। मैं यूं कई बार मजाक में कहता रहता हूँ रणवीर भाई कि आप राजस्थान के एक योद्धा को दिखाते हो और फिर उसको गोरा दिखाते हो। पहले तो राजस्थान पश्चिमी राजस्थान है, वहां की जलवायु से वैसे व्यक्ति काला होगा। फिर दूसरा, जब सारा दिन धूप में रहेगा ना, युद्ध लड़ेगा, तो वो स्किन केयर नहीं होगी। तुम सारे गोरे दिखा देते हो यार। साउथ इंडिया वालों से ये तो सीखा जाना चाहिए, अल्लू अर्जुन है पुष्पा में जैसा है वैसा वैसा दिखाया जाए। पर इनका पूरा फोकस ये होता है कि ज्वेलरी कैसी दिखानी है, कपड़े कैसे दिखाने हैं। मुझे 1 साल लगेगा सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में। फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा, बहुत मज़ा आ गया। जेन्युइनली ये मैं बनावटी चीज़ नहीं कह रहा हूँ, पर बचपन से इस दिन का इंतज़ार था, बचपन से। तो आज वो एक बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई है। राजवीर भैया थैंक यू, बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। जय भवानी। जय भवानी। ये था हमारा एपिसोड दोस्तों। स्किल हाउस ब्रिंग्स यू TRS wants to thank you for listening in. Remember guys, हमने बहुत सारे हिस्ट्री के एपिसोड्स अपलोड करे हैं, बहुत सारे हिस्ट्री के एपिसोड्स रिकॉर्ड भी हुए हैं। ज़बरदस्त कंटेंट is coming your way. We will link our history playlist down below. Make sure you check it out. And if you want to upgrade yourself, make sure you check out Skill House as well. Links are given down below.